चलो यार स्टार्ट करते हैं। आप कॉस्टिंग की क्लास है हमारी, है आज पहली क्लास, ठीक है ना। एक बारी आज की क्लास में बेसिक बातें चलेंगी बिल्कुल। और इनफैक्ट पहली क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूं, अगली 3-4 क्लासेस में हम क्वेश्चंस पे नहीं आ पाएंगे, हम किसी शायद चैप्टर पे भी ना जा पाए। पहले हमें पूरा बेस तैयार करना है, कॉस्टिंग है क्या, क्या सब करना है इसमें, क्या सब नहीं है, पहले सिलेबस वगैरह क्या होता है, किस तरीके से पढ़ना है, आगे सारी बातें डिस्कस कर लेंगे पहले, ठीक है ना। आओ तो सबसे पहले तो अब आज की क्लास में यही डिस्कस करने वाला हूं पूरे सब्जेक्ट में है क्या आपके पास, और कुछ प्रैक्टिकल बेस वगैरह, क्योंकि पहली बार मेरे को मालूम है आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। देखो अब हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब ये बातें तो सारी आपको क्लियर है कि आपका ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 होने वाला है ये, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं सीए इंटर में भी, अभी टैक्स की क्लास हुई तो उसमें आपको पता चल गया होगा, ऐसी लॉ है आपका सब्जेक्ट। ग्रुप 1 में लॉ और टैक्स, ये यहां पे 70 मार्क्स का पूरा सब्जेक्टिव पेपर आता है और 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते हैं, ये पता है आपको। इसी तरीके से ग्रुप 2 में भी आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ईआईएस, एसएम और ऑडिट, वहां पे भी आपके 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूरा पेपर होता है लिखने वाला, और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। बट यहां के एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। फटाफट से आइए, यहां के एमसीक्यूज में एज सच आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट जो हमारा ये वाला पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पूरा का पूरा आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। यहां पे कोई मल्टीपल चॉइस कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बैठो बैठो फटाफट बैठो। वैसे कौन सी फील आती है तेरे को? गुड आफ्टरनून। चलिए, तो अब इस सब्जेक्ट में है क्या, अगर हम नाम भी देखें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपका ये सब्जेक्ट, इसमें 2 नाम है, एक तो है कॉस्ट, एक है मैनेजमेंट। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात, कॉस्ट के नाम से अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट का मतलब क्या है, खर्चा। भाई किसी भी चीज का खर्चा, किसी भी चीज को या तो बनाने का खर्चा, किसी भी चीज को बेचने का खर्चा, किसी भी चीज को सर्व करने का खर्चा, व्हाटएवर बी द थिंग, उस चीज का खर्चा कितना है, दैट इज कॉस्ट, एज सिंपल एज दैट। तो पहला पार्ट जो है यहां पे कॉस्ट एक्सपेंसेस, अभी लिखने की, चलो अपने रेफरेंस के लिए जहां पे भी लिखना होगा आप बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। वैसे मैंने जहां पे प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट सारा लिखने होंगे वहां पे तो मैं आपको बोल ही दूंगा, बाकी जो भी चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं आपको अपनी रेफरेंस के लिए नोट करके चलनी है, आप करिए बिल्कुल आराम से। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, इसका मतलब है खर्चा तो पता चल गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, आज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना। प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगा, लेबर लगी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, दुनिया जहां जो भी खर्चे, सारे खर्चे लगाकर मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया। मान लो 1 यूनिट 100 रुपए की बनके तैयार हो गई, ये तो हो गई कॉस्ट। मैनेज करने का मतलब क्या है कि अगली बार जब मैं दोबारा इस प्रोडक्ट को बनाऊं तो 100 रुपए का ना बने, थोड़ा सस्ता बने। समझ आया? कहने का मतलब है कॉस्ट निकालना तो ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है। अंधाधुंध यूं ही नहीं कुछ भी कॉस्ट इंकर करते रहो, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी अगर कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्ट ही महंगा बढ़ा, तो आप मार्केट में भी महंगा बेचना पड़ेगा। अगर वो मार्केट में महंगा ना बिका, इकोनॉमिक्स आप पढ़ के आ रखे हो, अगर वो मार्केट में महंगा ना बिक पाया तो लॉस हो गया। समझ आया? तो सिर्फ कॉस्ट निकालने से हमारा मतलब नहीं है, वो तो निकालना ही है, उसको कंट्रोल भी करना है। वो कंट्रोल करने वाला पार्ट आपका मैनेजमेंट में होता है कि किस तरीके से कॉस्ट को हम मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक, स्टार्टिंग में बिल्कुल। मेरे को मालूम है बहुत सारे सवाल अभी आगे भी आपके मन में आएंगे। इंटरेक्टिव क्लास बनानी है, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग के 1 हफ्ते की क्लास ना पूरी इंटरेक्टिव बना के रखना, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले कुछ नालायक बाद में आया तो मैं दोबारा एक बार बोल दूं, 3-4 क्लासेस में मेरे को मालूम है, क्योंकि कॉस्टिंग पहली बार पढ़ रहे हो। देखो मैं ना पहले दिन ही ना आपको बिल्कुल एक आसान से चैप्टर से शुरुआत करवा के उसके क्वेश्चंस करवा सकता हूं, आपसे हो भी जाएंगे। मतलब है ही जो ऐसा चैप्टर, वो तो मैं 12th के बाद भी अगर आपको करवा दूं आप कर लोगे, बट फायदा नहीं है उस चीज का। पहले बेस बनाना है कॉस्टिंग में पूरा है क्या, ठीक है, पूरे प्रैक्टिकल रेफरेंस है, क्योंकि ये भी मालूम होना चाहिए प्रैक्टिकली है भी या यूं ही बस रट्टे मारने हैं, ठीक है। तो हर चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बात करेंगे। अच्छा, तो ये तो बेसिक मैंने सब्जेक्ट की अभी बात करी। अब इसके बाद जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा रेफरेंस देता हूं, जैसे मैं ना पिछले बैच की आपको बात बताता हूं, मैंने यही कहानी आके बोली, ये तो मेरा रटा रटाया डायलॉग है, ठीक है, जो मैंने अभी बोला, तो मैंने यही बात बोल दी। बच्चे कहते हैं सर इसमें कौन सी नई बात हो गई, खर्चा निकालना है, खर्चे निकालने में कौन सी नई बात हो गई, सारे खर्चे ऐड ही तो करने हैं, उसके लिए सीए इंटर का ऐसा सब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत थी, अगर खर्चा ही निकालना यहाँ का काम है, ठीक।
तो मैंने फिर इस बात का जवाब देने के लिए, अगर ये क्वेरी भी किसी के मन में हो, नहीं हो तो मैंने डाल दी क्वेरी, तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी रेफरेंस दी। मैं आपसे बोलता हूं, मान लो मेरी शर्ट्स बेचने की दुकान है, मान लो मैं ट्रेडर हूं और शर्ट्स बेचता हूं, ठीक है। मैं कहीं से कोई शर्ट खरीद के आया, 200 रुपए की शर्ट पड़ी मेरे को, ये मेरी कॉस्ट हो गई, समझ आया। मैं 200 रुपए की शर्ट कहीं से खरीद के आया, लोकल ब्रांड सस्ती सी, और आगे कहीं पे अब दुकान पे लगा के उसको बेचना चाहता हूं, और मान लो मैं पर शर्ट प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, एग्जांपल के लिए 10 रुपए, ठीक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने ये सिनारियो ले डाउन कर दिया, मेरी दुकान है, एक छोटा सा शोरूम है, मैं कहीं से शर्ट्स लेके आता हूं और आगे बेचता हूं, मैं कौन हो गया? ट्रेडर हो गया एक, ठीक है ना। अब जो मैं शर्ट लेके आया हूं वो 200 रुपए की है और मैं पर शर्ट 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। आपसे पूछना चाहता हूं सेलिंग प्राइस कितनी होगी? थोड़ा सोचो, 210। शायद आपने सिंपल स्ट्रेट अवे एज इट इज ये ऐड कर दिया, ठीक है। आपने बता दिया सर 210 रुपए की शर्ट आगे कस्टमर को बेच दो, इसमें 210 में 200 रुपए की तो आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और 10 रुपए का आपको प्रॉफिट बच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं यहां पे नेगेटिव में चला जाऊंगा। टैक्स वैक्स की तो मैं बात ही नहीं करता, टैक्स 100% टैक्स थोड़ा ले लेंगे मेरे से, समझ आया आपको ये? यहां पे अब आगे मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये गलत है। शर्ट लेके आया, ये है मेरा प्रोडक्ट, ये पड़ा मेरे को 200 रुपए का, लेकिन मैंने क्या सिनारियो ले डाउन किया, मैं कोई टपड़ी पे बैठ के थोड़ा ना बेच रहा हूं शर्ट्स, एक दुकान खोल रखी है, एक शोरूम खोल रखा है, समझ आया? अब जो मेरा शोरूम है, दुकान है, हो सकता है वो रेंटेड हो, उसका रेंट का खर्चा आ रहा होगा। मान लो रेंट का खर्चा पर मंथ के हिसाब से बात करता हूं, मान लो पर मंथ का रेंट का खर्चा 10,000 आ रहा है। अच्छा, शोरूम है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी आ रहा होगा, भाई एक लाइट पंखा कुछ तो लगा रखा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी मान लो महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1000 रुपए का आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कोई एक लेबरर या कोई एक स्टाफ मेंबर कुछ तो रखा होगा जो कि कस्टमर्स आएंगे उनको प्रोडक्ट वगैरह दिखाएगा, मतलब स्टाफ का भी खर्चा होगा कुछ ना कुछ। मान लो 1000 रुपए स्टाफ को देता हूं पर मंथ के, ठीक है ना। अच्छा, कई बारी जैसे आपने नोटिस किया हो, बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, चाहे कार्स के शोरूम्स हो या वैसे ज्वेलरी वगैरह के बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, तो वो लोग रिफ्रेशमेंट्स वगैरह सर्व करते हैं। आप कस्टमर चाहे वहां पे एक्चुअली में कुछ खरीदे या ना खरीदे, बट वो अपनी एक गुडविल बनाने के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह, खाने पीने की चीजें वगैरह, वो सब चीजें सर्व करते हैं। अल्टीमेटली खर्चा तो उसमें भी आता है, वो हमें फ्री में मिल जाती है एज अ कस्टमर, लेकिन कंपनी को तो खर्चा पड़ता है शोरूम वाले को, तो वो भी खर्चा आता है रिफ्रेशमेंट्स वगैरह का। मान लो महीने का 1000 रुपए का ही रिफ्रेशमेंट्स वगैरह का खर्चा आ गया। मेरे कहने का मतलब है, ये ऐसी कुछ रेफरेंसेस से मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, वो जो दुकान खोल के बैठे हुए हो, उस दुकान के दुनिया जहां के बड़े सारे खर्चे हैं, मैंने तो कुछ एक खर्चों का रेफरेंस दिया है सिर्फ। ऐसे और भी हो सकता है, कोई बच्चा और अपने मन से कोई खर्चा बता दे कि सर हमारे घर पे ये दुकान चलती है, वहां पे ये खर्चा भी आता है, बहुत सारे और खर्चे हो सकते हैं, लोकल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह, दुनिया जहां और कितने सारे खर्चे हैं, समझ आया आपको ये? अब एक बात बताओ, ये जितने भी खर्चे इस शोरूम के हुए, इस दुकान के हुए, अल्टीमेटली ये सारे खर्चे भी रिकवर तो मेरे को इसी से ही करवाने हैं, क्योंकि भाई मार्केट, ये पहली बात, दो चीजें। पहली बात, ये शोरूम में ये सारे खर्चे करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है, समझ आया? और कस्टमर से रिकवरी सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट ही करवा सकता है, क्योंकि बाकी चीजों के, अब मेरी दुकान पे कोई कस्टमर आएगा, मैं उसको ये थोड़ा ना कहूंगा 200 रुपए की शर्ट है, साथ में रेंट दे थोड़ा सा, बड़ी सिंपल सी बात है। या मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल तेरी वजह से इतना आ गया, या फिर कार के शोरूम में कार खरीदने गया, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दी, अब वो कह रहे हैं ला 20 रुपए इसके भी दे, ऐसे थोड़ा ना होता है। बट अल्टीमेटली वो अपफ्रंट मुझसे इन चीजों के रिकवरी मांग नहीं सकते। इन चीजों की रिकवरी वो करते कैसे हैं? पर करते तो होंगे, अपफ्रंट नहीं भी मानते, इसी की ही कॉस्ट में ऐड करके, समझ आया? जैसे कई कंपनीज कहती हैं, पैकेट्स होते हैं कुछ चीजों के, कुछ प्रोडक्ट्स के, उसके ऊपर लिखा नहीं होता 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, या फिर एक के साथ एक फ्री। तुमको सच में मिलता है? कोई कंपनी फ्री में बांट देगी? सिर्फ मार्केटिंग का तरीका होता है, वो फ्री में कुछ नहीं होता। ओरिजिनल प्राइस जो होता है उसमें ऑलरेडी एडेड होती है उसकी कॉस्ट। समझ आया आपको ये? इतनी रेफरेंस समझ आई आपको? तो कहने का मतलब ये है, मेरी शर्ट की कॉस्ट जो सिर्फ मेरा प्रोडक्ट था वो 200 रुपए में मैं खरीद के आया था। अब मेरे को बताओ, जरा समझ में आया, अगर मैं 210 रुपए में आगे ये प्रोडक्ट बेच दूं, क्या मेरे को सच में 10 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा? ना, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, बल्कि लॉसेस में चला जाऊंगा मैं। समझ आया? कहने का मतलब है, मेरी कॉस्ट बनी कितनी?
शर्ट की परचेज, मान लो महीने में 10,000 शर्ट्स बेचनी है, 10,000 शर्ट्स खरीद के आऊंगा और बेचूंगा, तो मेरी परचेज कॉस्ट कितनी बनी? वो है 10,000 शर्ट्स खरीदूंगा, मल्टीप्लाई बाय 200 रुपए की पर शर्ट है, ये कितना बना? 20 लाख। 20 लाख तो मेरा शर्ट, जो मेरा एक तरह से प्रोडक्ट है, उसको प्रोक्योर करने का खर्चा है। मेरे को कस्टमर से सिर्फ ये थोड़ा ना रिकवर करना है, मेरे को कस्टमर से अपने शोरूम का रेंट भी रिकवर करना है, एक महीने का, जो कि 10,000 आ रहा था, मैं पर मंथ के हिसाब से बात कर रहा हूं पूरी। मेरे को स्टाफ का खर्चा भी रिकवर करना है, जो कि 1,000 आ रहा था। मेरे को रिफ्रेशमेंट्स का खर्चा भी पूरा करना है, जो कि अगेन 1,000 आ रहा था। मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो हुआ, मेरे को वो भी कस्टमर से रिकवर करना है, जो कि अगेन मैंने एग्जांपल के लिए 1,000 रुपए पर मंथ लिया था। ये सारे खर्चों का टोटल निकाल के ये कितना बनेगा? 20,24,000, सॉरी 14,000, अच्छा ठीक है, 20,13,000। मेरे को अपने कस्टमर से जो शर्ट खरीदने आ रहा है, उसको मैं अपफ्रंट तो नहीं बोल सकता रेंट दे, अपफ्रंट तो नहीं बोल सकता स्टाफ की सैलरी में भी दे, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने शर्ट की कॉस्ट में उस खर्चे को ऐड करके, कितनी शर्ट्स बेचनी थी? 10,000। 10,000 शर्ट से इस खर्चे को डिवाइड करूंगा, टोटल खर्चे को, मेरे पास ये आ जाएगा 201.3। ये मेरा सेलिंग प्राइस, सॉरी ये मेरी टोटल कॉस्ट बनेगी। अब मेरे को पर यूनिट 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना था, प्लस 10, 210, 211.3, इतने में अब मैं ये शर्ट बेचूंगा। अब जब मैं इतने में पर यूनिट, पर शर्ट बेचूंगा, जब 10,000 शर्ट्स मेरी बिक जाएंगी, तो मेरा रेवेन्यू कितना आएगा? वही सेम 211.3, रेवेन्यू आएगा 20 लाख, सॉरी ये कितना था? 211 ही था ना, 21,13,000, ये मेरा रेवेन्यू आ जाएगा। भाई सबको समझ आया ये मैं क्या कर रहा हूं? अब जब मैं इस 211.33 के प्राइस पे 10,000 शर्ट्स बेचूंगा, 21,13,000 का मेरा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 20,13,000, जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट भी थी और आसपास के जो बाकी खर्चे थे, शोरूम के खर्चे, वो सारे भी रिकवर हो गए। ये खर्चे जब मैं माइनस करूंगा 20,13,000, मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख का, और वो 1 लाख का प्रॉफिट क्या है? वही पर यूनिट 10 रुपए का प्रॉफिट। समझ आया? क्लियर हुआ? तो यहां पे जब ये बात करी जाती है कि कॉस्ट को असर्टेन करना है, आई होप आपको यहां पे बात समझ आ रही है कि किस तरीके से असर्टेन करना है। इस तरीके के बहुत सारे और खर्चे आएंगे, मैंने तो यहां पे बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑफ रेफरेंस रखी है, और मैंने यहां पे जो बात भी करी है, ताकि आपको ये बात अभी समझ आए, मैंने एक ट्रेडर की बात करी है। अभी यहां पे मैंने क्या बोला कि मेरा शोरूम है, मैं कहीं से शर्ट खरीद के आता हूं, आगे बेचता हूं, तो सिंपल सी बात हो गई। वैसे तो प्रैक्टिकली इसमें भी इतनी सिंपल बात नहीं होगी, आपको समझाने के लिए करी है। मैन्युफैक्चरर के केस में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। समझ आया आपको? ये इतनी बात समझ आई? यहां तक सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कुछ डाउट तो नहीं है? नींद में तो नहीं हो? समझ आ रहा है अभी? चलो अब एक बारी एक काम करते हैं, आपका सिलेबस देखते हैं एक बारी, सिलेबस है क्या, ठीक है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको पता चले किस तरीके की कंपनीज के बारे में अब आपको यहां पे बात करनी है, किस तरीके, क्योंकि आपको मैंने बेसिक तो समझा दिया कि कॉस्ट निकालना सीखना है और कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखना है, लेकिन कैसी कंपनीज का सीखना है, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री में तो बहुत सारी तरीकों की कंपनीज होती हैं, कुछ तरीके की कंपनीज इंटर में कवर्ड है, बाकी सीए फाइनल में कवर्ड है। जब आप सीए बन जाएंगे तो सारी कंपनीज की कॉस्टिंग और उनको कंट्रोल करना सब सीख चुके होंगे, ठीक है जी। अब यहां पर पहले तो जो आपका ये सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग बोलेंगे इसको प्यार से, मतलब तुम जो भी बोल लेना, मैं कॉस्टिंग बोलूंगा इसको। अच्छा, अब इसमें पेपर पैटर्न का थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले एक बारी। देखो आपके इस सब्जेक्ट में एमसीक्यूज कुछ नहीं आते हैं पेपर में, ना ही है, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आप स्टडी मैट खोलेंगे ना कॉस्टिंग का, तो हर चैप्टर के बाद लास्ट में उन्होंने प्रैक्टिस के लिए 9-10 एमसीक्यूज हर चैप्टर के बाद डाल रखे हैं, कॉस्टिंग के स्टडी मैट में भी। तो कुछ बच्चे बाद में आके पूछते हैं सर इसमें भी करने हैं क्या एमसीक्यू, मैं बोलता हूं नहीं, बच्चे बोलते हैं सर स्टडी मैट में तो है, वो सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है, ठीक है। पेपर में मतलब ऐसा भी नहीं है कि चलो उसने दे दिया एमसीक्यू, वो पैटर्न ही नहीं है इस पेपर का, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आपका 80 to 90 मार्क्स का जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है। प्रैक्टिकल पेपर एज इन क्वेश्चन, जैसे अकाउंट्स के क्वेश्चंस आते थे, फुल फ्लेजेड बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स फॉर एनी क्वेश्चन 10 मार्क्स, 10 नंबर से ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। पेपर पैटर्न भी अभी मैं डिस्कस करूंगा बेसिक सा।
तो कहने का मतलब है 80 से 90 नंबर का पेपर आपका ये प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है, पूरे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और उसमें भी मैक्सिमम मार्क्स का पर क्वेश्चन कितने का हो सकता है? 10 नंबर का। कहने का मतलब है 16 नंबर 20 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होता इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 10 से 20 नंबर का आपका पेपर थ्योरी पेपर होता है, ठीक है। मतलब हमें इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर्ड अप करके चलना है और थ्योरी पार्ट भी कवर्ड अप करके चलना है, ठीक है। और थ्योरी का जो क्वेश्चन होता है वो 4 से 5 नंबर का पर क्वेश्चन होता है नॉर्मली, ठीक है। इससे ऊपर का थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है। ये बात समझ आ गई? अब सर जब बात होती है थ्योरी की, तो हमारे इस सब्जेक्ट में जो थ्योरी है वो है दो तरीकों की। एक है कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, और एक है एक तरह से, मैंने नाम ही वही लिखा है, रट्टाफिकेशन वाली थ्योरी। क्या कैसी थ्योरी है? देखो, जो तो ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, इसके बिना तो मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं करवा सकता। समझ आया? जो मैंने अभी भी आपको छोटी सी भी बात समझाई, दिस इज नथिंग एल्स बट कॉन्सेप्ट, और इसी को अगर वो थ्योरी वाइज पूछ ले तो ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरी का क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। कहने का मतलब है कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, अब मैं एक तरह से आपको बता रहा हूं मैं कैसे करवाऊंगा आपको। जो तो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है वो तो आपके पूरे कोर्स के दौरान हर चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट में साथ साथ कवर्ड अप होगी, कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपको साथ साथ नोट्स में लिखवाऊंगा वो चीज। तो बट ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के बिना क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी तो साथ साथ आपकी कवर्ड होती है। जो है प्योरली थ्योरी, इसको मैं रट्टा वाली थ्योरी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कंपनी में कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, लिखो 4 पॉइंट। अब इस समझ गए ना किस तरीके का क्वेश्चन है? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिंपल सिंपल सा उसको कॉस्ट निकालनी है, उसको कॉस्ट को कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है, उसको ये करना है। समझ आया? इस तरीके वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो दूसरा पार्ट ऑफ थ्योरी है। समझ आया? जो ये वाली थ्योरी है ये हम कब करेंगे? जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है वो तो आपके कोर्स के साथ साथ निपटती जाएगी, और इसको आपको अलग से रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप कहेंगे सर मेरे को ये चैप्टर समझ आ गया, इसके क्वेश्चंस हो रहे हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आता है, मतलब आप उस थ्योरी का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे। इस थ्योरी को थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है। ये हम कब करेंगे? जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो चुका होगा। तो मैंने थ्योरी में ना अपने एक्सपीरियंस से एक बात नोटिस करी, मैं पहले ना इस वाली थ्योरी के लिए अलग से नोट्स देता था, और वो ना रनिंग में नोट्स होते थे, पैराग्राफ्स, कि टॉपिक का नाम लिख दिया पैराग्राफ दे दिया, टॉपिक का नाम लिख दिया पैराग्राफ दे दिया, कोई नहीं करके जाता था, और पेपर में क्वेश्चन आ जाता था, फिर बड़ा दुख होता था कि नोट्स में था भी और हमने किया नहीं, अब पेपर में हो नहीं पा रहा। तो मैं ये इस चीज को मैंने फिर उसके बाद क्या किया कि मैं इस चीज को समझ गया कि रनिंग में अगर मैं किसी को कह दूं ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी भी कर लो, कोई नहीं करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, बाकी नालायक हैं। तो मैंने ना अब इसके लिए नोट्स बना रखे हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्म में। स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन है, उसका ये आंसर है, स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। 20 से 25 क्वेश्चन में, 20 to 25 क्वेश्चंस में आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर्स का जो भी इस तरीके वाली थ्योरी है वो कवर्ड अप हो जाती है उसमें। समझ आ गया? क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में अगर हमें थ्योरी क्वेश्चंस मिल जाए तो एटलीस्ट पढ़ा तो जाता है उसको एक बारी। पूरी बुक में रनिंग में थ्योरी पढ़ने को कह दो, कोई नहीं पढ़ता है। समझ आ गया? तो इसको हम इस तरीके से यहां पे करेंगे, और इसमें मैं अपना कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं कि मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स बनाए, ये मेरे क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, आईसीआई के हैं। आईसीआई के भी कौन से? जो आज तक के पेपर्स में आए हुए हैं। अब आप ये बात देख लो, न्यू कोर्स के इतने सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, फिर भी 20 से 25 क्वेश्चन बने पूरी कॉस्टिंग के। क्यों? क्योंकि रिपीट होते हैं। समझ आया? थ्योरी ऐसे वाले क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस बना लोगे? जो कॉन्सेप्ट में तो दुनिया जहां कितने मर्जी क्वेश्चंस बना लो, रट्टे टाइप वाले क्वेश्चंस में कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, सीएफओ का क्या रोल होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस तो लिमिटेड होते हैं, और पेपर में पूछते हैं तो रिपीट ही होते हैं। फिर समझ आया आपको? ये भाई सबको क्लियर हो गया? तो पहले तो पेपर पैटर्न वगैरह समझ आया किस तरीके से करना है। तो हमारा एक तरह से जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इस पर, और इसका मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं इस पे फोकस नहीं रहेगा, इस पे फोकस आएगा एंड में। ठीक है जी? समझ आ गया? अब एक बारी पेपर किस तरीके से आता है, किस पैटर्न का आता है। देखिए आपका पेपर का जो यहां पे पैटर्न बनता है कॉस्टिंग का, ऑल्दो मैं आपके सामने अभी जो पेपर इस अटेम्प्ट में हुआ है वो भी खोल के आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, 2-3 चैप्टर हो जाए हमारे, उसके बाद जब आप इस बारी का पेपर देखोगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे उस पेपर को। अभी नहीं, ठीक है? अभी मैं बेसिक बता रहा हूं यहां पे आपको। आपके पास पहला क्वेश्चन आता है कॉस्टिंग में, जिसके होते हैं 4 पार्ट्स, 5 मार्क ईच, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी होता है। एक तरह से आपका पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया, जिसके 4 पार्ट्स हैं और कोई चॉइस नहीं है इसमें, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। ये अगर क्वेश्चन कोई चॉइस में छोड़ता है तो उसके लिए पेपर 80 नंबर का हो गया है, ठीक है?
और यहां पे आते हैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 5-5 नंबर के। तो कहने का मतलब है बहुत बड़े बड़े वाले लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, ठीक है, बट थ्योरी क्वेश्चन ज्यादातर यहां पे नहीं पूछा जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। और चैप्टर भी वैसे ट्रेंड वाइज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने तभी वर्ड यूज किया ट्रेंड वाइज, इंस्टीट्यूट ने नहीं बता रखा कि ये 4 क्वेश्चन मैं कौन से चैप्टर में से पूछूंगा, लेकिन ज्यादातर जो जिन चैप्टर्स में से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट्स ए बी, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, पूरे पेपर का पैटर्न फिर आगे यही चलता है, 2 पार्ट्स 10-10 नंबर का, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास पूरा पेपर बनता है और 6 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास पेपर में, हर क्वेश्चन 20-20 मार्क्स का इन टोटल बन गया, ठीक है जी। इस तरीके से आपका पूरा पेपर होता है। पहला क्वेश्चन 20 नंबर वाला कंपलसरी है, उस जिसके 4 पार्ट्स हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होते हैं 10-10 नंबर के, और 20 नंबर का पूरा पूरा एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है जी। बाकी जो ये 5 बचे, पहला वाला तो कंपलसरी हो गया, बाकी जो 5 बच गए इनमें से आपको कोई 4 करने होते हैं, मतलब इसमें से आप एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ सकते हो, समझ आया। और ज्यादातर जो ये 6th क्वेश्चन होता है इसमें इंस्टीट्यूट कई बारी 2 पार्ट्स ना बना के इसके बना देता है 5 पार्ट, 4-4 नंबर के, और ये होते हैं सारे थ्योरी। तो थ्योरी अगर आती है तो यहां पे आती है, कहने का मतलब है आप चाहो तो पूरा पेपर भी 100 मार्क्स का बना सकते हो इसको छोड़ के, बट उसमें आपकी प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए फिर, समझ आया। कहने का मतलब है थ्योरी तब आपके हेल्प में आ जाती है, सबको समझ आ रहा है ना पेपर पैटर्न, थ्योरी तब आपके हेल्प में आ जाती है पेपर में जब आपका मान लो पेपर में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा आ गया भाई नहीं हो पा रहा है, तो चलो अब थ्योरी अटेम्प्ट कर लें। ये बात मैं पहले दिन इसलिए बता रहा हूं कि थ्योरी को भी लाइट नहीं छोड़ना है हमें, समझ आया। पेपर पैटर्न क्लियर हो गया। चलो अब एक बार सिलेबस देखते हैं। क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो? ये वेटेज को भी मैं बाद में बात करूंगा, चैप्टर्स की क्या वेटेज है यहां पे स्पेसिफाइड होता है आपके पास। ये आपके पास कोर्स है, एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा चैप्टर अभी आपसे डिस्कस करता हूं, दिख रहा है। अब यहां पे ना एक बात सुनो कोर्स डिस्कस करने के लिए। देखिए जो आपकी कॉस्टिंग है ना, पूरे कॉस्टिंग को हम 3 पार्ट्स में बांट के चलते हैं अगर कोर्स को समझना है एक बारी पूरा हमने क्या पढ़ना है। और यही अब यहां से आपका कॉस्टिंग का बेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बीच में मैंने थोड़ी सी पेपर की बात कर ली थी, अब वापस से अपनी पुरानी बातों को जोड़ रहा हूं। आपका पूरा कॉस्टिंग, चाहे सीए फाइनल की बात करो चाहे सीए इंटर की बात करो, 3 पार्ट्स में बटा होता है। कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। जो आपका पहला पार्ट है कॉस्ट असर्टेनमेंट, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि भाई कॉस्ट का पता लगाना, कॉस्ट है कितनी। जैसे शर्ट्स वाला रेफरेंस लिया था कि भाई 200 रुपए की शर्ट खरीद के आ रहा था लेकिन 200 रुपए कॉस्ट थी नहीं, हमने अपने तरीके से कॉस्ट कंप्यूट करी थी और कॉस्ट बनी थी 211.3, ये हमारी कॉस्ट बनी थी। इस तरीके से हर प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगाना कि जेन्युइनली एक्चुअली कॉस्ट है कितनी, दैट पार्ट इज कॉस्ट असर्टेनमेंट। तो यहां पे तो आपको वो पढ़ना है, ठीक है ना। कॉस्ट कंट्रोल वाले पार्ट में आपको पढ़ना है, कॉस्ट आ तो गई, मान लो आज मैंने इस साल मैंने मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया जिसकी 10,000 यूनिट्स बनी और 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए मैंने 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। अब इस साल पहली बार काम कर रहा था मान लो, तो 10,000 यूनिट्स बनाई, 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, लेकिन साल के एंड में मेरे को लग रहा है यार मेरा कंपेटिटर तो 10,000 यूनिट्स 10 लाख में नहीं 8 लाख में बना पा रहा है, समझ आया। तो मेरे को भी सस्ता बनाना चाहिए, क्योंकि मैं भी अगर प्रोडक्ट सस्ता बनाऊंगा तो 2 चीजें होंगी, या तो अगर मेरा प्रोडक्ट भी सस्ता बन गया तो मैं मार्केट में सस्ता बेच पाऊंगा, ज्यादा बिक पाएगा, समझ आया। और अगर मेरा प्रोडक्ट सस्ता बन गया
और मैं मार्केट में सस्ता नहीं भी बेचता तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पहले अगर मेरा प्रोडक्ट 10 रुपए में बन रहा था, अब अगर मैं 8 रुपए में बना दूं, पहले भी 12 रुपए में बेच रहा था, मान लो अभी भी 12 रुपए में बेचूं, एटलीस्ट पहले 2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, अब 4 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आया? कहने का मतलब है कॉस्ट असर्टेन तो कर लिया, अब उसको कंट्रोल भी करना है, उसको धीरे 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 कम करना है। वो पार्ट यहां पे सीखेंगे। इसके बेसिस पे आपके पास कुछ चैप्टर हैं, फिर आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट पे। डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट पे आपके इंटर लेवल पे एक ही चैप्टर है, क्योंकि यही वाला पार्ट फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है सीए फाइनल में। समझ आया? यहां पे आपको बस उसका बेसिक सिखाया जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? डिसीजन मेकिंग में अब सर किस तरीके की बातें आएंगी, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को बनाने के 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन 1 में अगर प्रोडक्ट बनाते हो, मान लो खर्चा आएगा 5 लाख रुपए का। ऑप्शन 2 में प्रोडक्ट बनाते हो, मान लो खर्चा आएगा 4.5 लाख रुपए का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सर कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? बट ऑब्वियस ही बात है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में कॉस्ट कम आ रही है। इस तरीके के यहां पे तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताने के लिए ना सारा डेटा सामने रख दिया कि 2 ऑप्शंस हैं, एक में 5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, एक में 4.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। इसी तरीके की बातें, ये सारी बातें आपको डिसीजन मेकिंग में करनी है कि कौन से ऑप्शन को किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उस चीज का डिसीजन मेकिंग करना। समझ आ रहा है आपको यहां तक सारा? मोबाइल रख देंगे नालायक भाई, सबको क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब यहां पर जो आपके ये वाले 2 चैप्टर्स हैं ना, 2 पार्ट्स हैं, कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग, ये एक तरह से जो मैंने सब्जेक्ट का नाम रखा था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 चैप्टर्स आपके मैनेजमेंट के पार्ट हैं, चैप्टर्स कह रहा हूं, कंटेंट। जो कॉस्ट कंट्रोल का काम है और डिसीजन मेकिंग का काम है, ये एक तरह से मैनेजमेंट वाला पार्ट है आपके सब्जेक्ट का। कॉस्ट असर्टेनमेंट जो सब्जेक्ट का पहला नाम था कॉस्टिंग, वो वाला पार्ट है ये। समझ आ गया? सबको क्लियर है यहां तक? सब्जेक्ट समझ आ रहा है क्या है? अब सिलेबस देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा किस तरीके की बातें करनी है। पहला चैप्टर है आपके पास, एक सेकेंड, अरे यार चलो इस पे लिख ही नहीं रहे। एनीवे, पहला चैप्टर है आपके पास बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। यहां पे तो आपके पास थ्योरी है, सारे कॉस्टिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंपाइल्ड हैं यहां पे। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया आपको कॉस्ट शीट, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कॉस्ट शीट के हैं वो भी पहले वाले चैप्टर में दिए होंगे बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स में। फिर मैं अगला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा मटेरियल कॉस्टिंग, उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी वहां पे हैं। कहने का मतलब है पूरी कॉस्टिंग के पहले चैप्टर को छोड़ के बाकी जितने चैप्टर्स हैं उनके सारे जो कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिए हुए हैं। समझ आया आपको ये? तो कहने का मतलब है पहला चैप्टर तो हमारा 4 महीनों में ही हो पाएगा जब पूरा कॉस्टिंग खत्म हो पाएगा। समझ आया? तो ये तो वो चैप्टर है, कहने का मतलब है ये बेसिकली आपका थ्योरी चैप्टर होता है, बट कौन सी थ्योरी? कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, जो कि पूरे कोर्स के दौरान हमारी होनी है। ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद कॉस्ट शीट। मैंने आपको ना बेसिक कॉस्ट शीट वैसे बता दी है। कब बताई सर? जो मैंने आपके सामने ये रखा है ना, परचेज कॉस्ट, उसके बाद शोरूम का रेंट का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, रिफ्रेशमेंट्स का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, दिस इज नथिंग एल्स बट अ कॉस्ट शीट। समझ आया आपको ये? ऑब्वियसली कॉस्ट शीट का यहां पे बहुत बड़ा एक प्रोफोर्मा है, फॉर द सिंपल रीजन, मैंने तब भी बोला था, मैंने यहां पे जो ये आपको बेसिक बात बताने के लिए जो बात करी थी वो एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से करी थी कि कहीं से माल खरीद के आया, आगे वैसा का वैसा बेच दिया। जो हमारा ये चैप्टर है कॉस्ट शीट, इस चैप्टर में हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में बात करनी है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब एक प्रोडक्ट बना के तैयार करती है और मार्केट में निकालती है, उससे पहले पहले उसके कितने खर्चे आते हैं, कितने के आते हैं। समझ आया? उसका पूरा फॉर्मेट है, पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अच्छा, जो उसके बाद आपको 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर दिख रहा है, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, ये कॉस्ट शीट के ही फर्दर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर द सिंपल रीजन, मैं आपसे आज ही पूछता हूं, मैं अभी कॉस्ट शीट पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, मैं वैसे जनरली आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो किसी को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल। अच्छा, उसके बाद लेबर भी चाहिए होगी, उसके बाद रेंट मतलब फैक्ट्री चाहिए होगी जिस पे हो सकता है रेंट का खर्चा आ जाए, मशीनें चाहिए होंगी जिस पे डिप्रिसिएशन वगैरह लगा करेगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, मशीनें लगाओगे इंजन होगा तो पावर तो आएगी उसमें।
समझ आ रहा है आपको? ये कहने का मतलब है कॉस्टिंग की दुनिया में जितने भी आपके मटेरियल और लेबर के अलावा खर्चे होते हैं ना, रेंट, डिप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ऑयल, लुब्रिकेंट्स, ग्रीसिंग वगैरह वगैरह, ऑयलिंग वगैरह, जितने भी इस तरीके के आपके बाकी खर्चे होते हैं, ऑल अदर एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स बोला जाता है यहां पे। समझ आया? सभी को क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब है एक चैप्टर आ गया कॉस्ट शीट, जहां पे पूरा का पूरा लाइन आइटम्स होंगी आपके पास कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये रखा, इस तरीके से एक एक लाइन आइटम होगी, ठीक है। उसमें से भी जैसे मैंने यहां पे परचेज कॉस्ट लिख दिया, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यही परचेज कॉस्ट क्या है? मटेरियल। वो मटेरियल खरीद के आएगा, उसको बनाएगा। ये मटेरियल कैसे खरीदना है, कहां से खरीदना है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है मटेरियल को खरीदने का, समझ आ रहा है आपको ये? और मटेरियल को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी बातें अलग से आपके पास एक चैप्टर आएगा, मटेरियल कॉस्टिंग। इसी तरीके से लेबर को कैसे हायर करना है, लेबर को किस तरीके के वेज रेट्स पे हायर करना है, लेबर से किस तरीके से काम निकलवाना है कि वो प्रोडक्टिव तरीके से काम करें, ऐसा ना हो जाए कि खाली बैठ गए हैं। समझ आया? इस तरीके की सारी प्रैक्टिकल बातें लेबर कॉस्टिंग में आएंगी। बाकी जितने भी खर्चे हो गए, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल का खर्चा, ऑयलिंग का खर्चा, लुब्रिकेंट्स का खर्चा, उन सारे खर्चों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, कि कैसे इंकर होते हैं नहीं होते हैं कंपनी में, वो सारी बातें ओवरहेड्स के चैप्टर में आएंगी। कहने का मतलब है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये चारों चैप्टर आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हो गए। इन एंड आउट सारा प्रोसीजर, सारा काम, हर तरीके की चीजें आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का यहां पे सीखने को मिल जाएगा इन 4 चैप्टर्स में। मेरे को बताओ, बात समझ आई? क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आपके पास चैप्टर आता है यहां पे, अगर आपको 6 चैप्टर दिख रहा हो, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बड़ा ही आसान सा चैप्टर होने वाला है। आपको अपनी 11th क्लास याद आएगी। यहां पे 11th क्लास के अकाउंट्स में आपने जर्नल सीखा हुआ है, आपने लेजर बनाना सीखा हुआ है, आपने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा हुआ है ये सब? अच्छा ठीक है। यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में भी आपने जर्नल सीखनी है, आपने लेजर सीखना है, ट्रायल बैलेंस सीखना है, बट इन कॉस्टिंग आपने जो सीखा हुआ है वो अकाउंट्स का सीखा हुआ है, यहां का सेम नहीं होता है। यहां की जर्नल एंट्रीज भी डिफरेंट होती हैं। ऑब्वियसली जर्नल एंट्री डिफरेंट है तो लेजर डिफरेंट बनेगा। अब फॉर्मेट तो वही बनेगा टी, बट अगर जर्नल एंट्रीज ही डिफरेंट है तो लेजर डिफरेंट बनेगा, लेजर डिफरेंट बनेगा तो ट्रायल बैलेंस डिफरेंट बनेगा। यहां का सब कुछ डिफरेंट होता है। तो इस चैप्टर में एक तरह से बेसिक काम, एंट्रीज वाला काम आपको यहां पे सीखना है कॉस्टिंग का। समझ आया? क्लियर हुआ? अगर किसी को, जैसे मेरे को याद है मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, एक सॉफ्टवेयर का नाम लिया था टैली, याद है? और एक और सॉफ्टवेयर का नाम लिया था थोड़ा सा उसका एडवांस्ड वर्जन, सैप, एसएपी। नहीं, फाइनेंशियल मॉडलिंग तो था, वो तो एक्सेल से रिलेटेड था। एक एसएपी का नाम लिया था मैंने, सैप। बड़ी बड़ी कंपनीज में सैप यूज हो जाता है और नॉर्मलाइज्ड कंपनीज में, मोस्टली हर कंपनी में टैली, ईआरपी तो छोटी बड़ी सारी कंपनीज यूज करती ही हैं, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर इज द बेस टू अंडरस्टैंड टैली और सैप। अगर ये नहीं आता, टैली समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। मतलब आप अकाउंटिंग एंट्रीज कर लोगे, कॉस्टिंग की चीजें नहीं कर पाओगे। समझ आया? क्लियर हो गया? और ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, वैसे मैं अगर बोलूं ना, दिस इज बेस फॉर एसएपी, क्योंकि एसएपी में जो कॉस्टिंग में आप पढ़ते हो ना, मैं आपको ना एक कंपनी का लाइव डेटा दिखाऊंगा, मेरा अभी का क्लाइंट है वो, उसका डेटा दिखाऊंगा, एज इट इज जो आप यहां पे कर रहे हो वो उसके एज इट इज वहां पे मॉड्यूल्स बन रहे हैं। समझ आया? तो आपको वो लिंकेज पढ़ के भी ना बड़ा इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ ठीक है, जो एक्चुअली में इंडस्ट्री में हो रहा है वो मैं पढ़ रहा हूं यहां पे। अब ऐसा कुछ नहीं है कि बुकिश रटवा दिया कुछ भी। समझ आ रहा है आपको? ये कोर्स क्लियर हो रहा है क्या है? अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास 7th चैप्टर, अगर आपको दिख रहा हो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्री का दूसरा नाम है। समझ आया? इसीलिए कुछ ऑथर्स की, अगर आप जैसे बाद में प्रैक्टिस के लिए किसी और ऑथर की बुक बाद में रेफर करते हैं या स्टडी मैट में भी देखते हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के चैप्टर को वहां पे सर्विस कॉस्टिंग लिखा होगा। तो ये मत कहना सर आपकी बुक में तो वो चैप्टर ही नहीं है, सेम है। समझ आया? अंदर के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ सेम होंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम है सर्विस कॉस्टिंग। बेसिकली यहां पे अभी तक मैं क्या बात कर रहा था, मैन्युफैक्चरर की, कि एक मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी वगैरह वगैरह। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में यही बातें आपने एक सर्विस इंडस्ट्री के लिए सीखनी है, जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लाइक दिस, इसी तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका हेल्थ केयर, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। समझ आया? क्योंकि इनका कोई प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट तो है नहीं,
ये तो सर्विस दे रही है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। अब इंटेंजिबल, इसी तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, ठीक है, जो भी और प्रोफेशनल की, लॉयर की सर्विसेज, ये सारी सर्विस इंडस्ट्री, ये लोग प्रोफेशनल्स लोग अपनी कॉस्टिंग कैसे निकालते होंगे? क्लाइंट आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, क्लाइंट कहता है मेरे को रिटर्न भरवानी है, मेरा टैक्स बन रहा है 20,000 का, इस टैक्स को 15,000 करवाना है, ठीक है, और बस आपको ये फाइलिंग करनी है रिटर्न की। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल देता है ठीक है, इस काम के मैं 50, एग्जांपल ले रहा हूं, इतने मांगे नहीं जाते। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल देता है 50,000 रुपए लूंगा इस बात के। कई बार कुछ क्लाइंट को समझ नहीं होती तो वो उसी टाइम बोल देते हैं सर आपको करना क्या है, कंप्यूटर सिस्टम पे तो आपको काम करना है, ना आपको कागज लाना है, ना आपको कुछ लाना है, इंटरनेट का ही तो कॉस्ट आ रही है आपकी, तो 50,000 काहे के ले रहे हो? समझ आया? इस तरीके के सवाल आपके साथ भी आएंगे बड़े, ठीक है, क्लाइंट को समझाना पड़ेगा उसके बाद। अब एक्चुअली में बेचारे की कुछ ना कुछ कॉस्टिंग तो आती होगी। ऐसे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल एक वर्ड बोलता है मैं इसकी कीमत लगा रहा हूं, अपने दिमाग की कीमत लगा रहा हूं। अब वो दिमाग की कीमत किस तरीके से, किस साइंटिफिक तरीके से लगाओगे, वो सारी बातें यहां पे है। समझ आ रहा है आपको? ये क्लियर हो रहा है क्या कोर्स है? इसके बाद है आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 8। यहां पे अगेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे हम आ जाएंगे, बट जो मैंने ऊपर के चैप्टर्स में बात करी, पहले 4 चैप्टर्स में, कॉस्ट शीट में, मटेरियल कॉस्टिंग में, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, मैंने यहां पे भी कहा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में बात करनी है। फिर मैं कह रहा हूं प्रोसेस कॉस्टिंग में भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करनी है। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। जैसे रेफरेंस के लिए मैं बोलता हूं, कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तो ऐसी होती हैं कि भाई एक मशीन है, उसमें रॉ मटेरियल गया, प्रोसेसिंग हुई, लेबर ने काम किया, और जो बन के बाहर आया वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, मार्केट में उठा के बेच दो। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं, पहले एक मशीन में रॉ मटेरियल गया, प्रोसेसिंग हुई, कुछ बन के बाहर आया, ये मार्केट में बिकने लायक नहीं है, ये सिर्फ इस मशीन का फाइनल प्रोडक्ट है। एक मशीन का फाइनल प्रोडक्ट अब दूसरी मशीन में रॉ मटेरियल बन के जाएगा, फिर दूसरी मशीन में उस पर कुछ काम होगा, दूसरी मशीन से फिर फाइनल बन के निकलेगा, फिर उसको तीसरी मशीन में भेजूंगा, फिर चौथी मशीन, एंड सो ऑन। कहने का मतलब है जिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में प्रोसेसिंग में काम होता है, एक मशीन में पूरा काम नहीं होता है, इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बातें, इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालती होंगी, वो इस चैप्टर में पढ़नी है। सर कैसी कंपनीज होती हैं इस तरीके की? मैं 2-3 रेफरेंसेज आपको देता हूं। सबसे बड़ा रेफरेंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल में सबसे पहले मशीन होती है जहां पे कॉटन से यान से कॉटन वगैरह बनाई कॉटन से यान बनाया जाता है, वीविंग वगैरह करी जाती है। उसके बाद उससे धागा बनाया जाता है, फिर दूसरी मशीन में थ्रेड बनाया जाता है, फिर एक और मशीन में डाल के वीविंग वगैरह का काम किया जाता है और थ्रेड से क्लॉथ बनाया जाता है। फिर उस क्लॉथ को डाइंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है जहां पे कलर चढ़ाया जाता है उस पे। उसके बाद जाके स्टिचिंग डिपार्टमेंट में जाता है, अगर स्टिच क्लॉथ बेचना है या कुछ भी ऐसा करना है, फिर स्टिचिंग वगैरह का काम होता है। उसके बाद उसको प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। जैसे घर में आप ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स वगैरह यूज करते होंगे, वो बड़े सारे डिजाइन वगैरह बने होते हैं, वो फिर लास्ट में होता है, प्रिंटिंग करी जाती है उस पर। समझ आ गया? अब वो भी अलग अलग तरीकों की होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग वगैरह वगैरह वगैरह। समझ आ रहा है आपको ये? तो इस तरीके की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई या फिर पेपर इंडस्ट्री, कागज बनाने की कंपनी, इसमें भी बड़ी सारी प्रोसेसिंग आती है। एक्चुअली में जो हम A4 का कागज यूज करते हैं, ये A4 में बनता थोड़ा ना है, इसकी कटिंग करी जाती है A4 में, ये तो पूरा बड़ा कागज बनता है। समझ आया आपको ये? किस तरीके से बनता है, क्या काम होता है, ये सारी इंडस्ट्री आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आ गई। या फिर आपकी यहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग में शुगर मिल्स, इस तरीके की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, कच्चे तेल की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं यहां पे, या फिर शराब बनाने की कंपनीज की इंडस्ट्री आ जाती है यहां पे। समझ आया? तो इस तरीके की सारी कंपनीज के बारे में इन एंड आउट आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ना है। समझ आया? अगला चैप्टर है आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स। अब जॉइंट एंड, समझ आ रहा है भाई? अब अगला चैप्टर जो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स है, इस चैप्टर में आपको ना ही किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में पढ़ना है, ना ही किसी सर्विस कंपनी के बारे में पढ़ना है। ट्रेडर के बारे में तो यहां पे है ही नहीं, ठीक है ना? यहां पे किस कंपनीज के बारे में पढ़ना है? ज्यादातर वो कंपनीज, कुछ हद तक थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी यहां पे आती हैं जॉइंट एंड बाय में, लेकिन ज्यादातर यहां पे वो कंपनीज आती हैं जो जमीन से एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन का काम कर रही हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है? इस तरीके की कंपनीज की बातें आपके पास यहां पे आएंगी। या फिर कई कंपनीज इस तरीके से काम करती हैं कि फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हुए जो वेस्ट बचता है ना, वो वेस्ट भी किसी कंपनी के लिए बड़े काम का होता है।
और आप समझ गए होगे, आपने फाउंडेशन में भी ये रेफरेंस सीख रखी है शुगर मिल का। गन्ना डालते हैं, वहां से शुगर तो बन गई, ब्राउन शुगर वगैरह जो बनानी है, व्हाइट शुगर वगैरह वो बन गई, बट मोलासेस जो चाशनी बची और जो गन्ने का चूरा बचा, गन्ने का चूरा बगास, वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट का काम करता है, और मोलासेस शीरा हिंदी में बोलते हैं उसको, वो अल्कोहल इंडस्ट्रीज उनके लिए बहुत काम का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके की कंपनीज की कैसे कॉस्टिंग होगी वो आपको इस जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स के चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सॉरी हाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब जो आपका ये 10th चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिख रहा है और 12th चैप्टर बजट दिख रहा है, अभी तक मैंने जितने चैप्टर्स की बात करी ना वो सारे आपके कॉस्ट असर्टेनमेंट के हैं, ठीक है। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर्विस कंपनीज, एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन कंपनीज, उनकी कॉस्ट पता लगा रहे हैं। जो मैंने अभी 2 चैप्टर्स के नाम लिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, इन 2 चैप्टर्स में आप कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखेंगे, समझ आया। इससे ज्यादा अभी इन 2 चैप्टर्स की मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो यही है, समझ आया। तब मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। ऑल्दो अभी के लिए ये बता दिया कि जो आपका ये 10th चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और 12th चैप्टर बजटरी कंट्रोल है, ये कॉस्ट कंट्रोल वाला काम है। यहां पे हम कॉस्ट से बाहर निकल के मैनेजमेंट में आ चुके हैं अब, ठीक है जी, समझ आ रहा है। और बीच में जो आपको 11वां चैप्टर दिख रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग, दिख गया। ये वाला चैप्टर आपका डिसीजन मेकिंग है, और ध्यान देके पढ़ना है स्पेसिफिकली मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज इट इज। ये चैप्टर सीए फाइनल में भी है विदाउट एनी चेंज, समझ आया। तो ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं कि वहां पे भी हैं और क्वेश्चंस भी आपको मोर लेस सेम मिलते हैं। ऑब्वियसली लेवल बढ़ जाता है थोड़ा सा, बट कॉन्सेप्ट यही होते हैं, समझ आया आपको। ये तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं हमारे लिए। ऑल्दो डिसीजन मेकिंग का काम फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में हमको सीखना होता है। अब जब डिसीजन मेकिंग का या कॉस्ट कंट्रोल का काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट में सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग का मार्जिनल में सीखते हैं ना, तो किसी इंडस्ट्री की बाइफर्केशन नहीं है। फिर ये काम तो हमें कंबाइंड सभी के लिए सीखना है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, चाहे कुछ भी हो, समझ आया। अच्छा, उसके बाद आपका चैप्टर आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या हुआ, क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है कुछ? अच्छा, समझ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आया आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के चैप्टर में आपने अब उन लोगों के लिए बात करनी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, यहां पे ज्यादातर ठेकेदार आ जाते हैं, जो ये घर बनाने की कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर अपना रोड्स, ब्रिजेस वगैरह, ये सब हाईवेज वगैरह, ये सारे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये किस तरीके से लागत बताते हैं कि भाई एक घर को बनाने में इतना खर्चा आ जाएगा, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड कर लो, या एक फ्लाईओवर को बनाने में इतना खर्चा आ जाएगा और सरकार से टेंडर पास करवा लेते हैं। किस तरीके से वो खर्चा का हिसाब लगाते होंगे, वो सारी बातें आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आएगी, समझ आया। तो एक तरह से ठेकेदार की अकाउंटिंग, ठेकेदार की कॉस्टिंग आपको यहां पे पढ़नी है, समझ आया। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो आपका ये वाला चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, 14th चैप्टर अगर आपको दिख रहा है। जो मैंने ऊपर एक चैप्टर की बात करी थी, ओवरहेड्स, याद है ओवरहेड्स की बात करी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ही होता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ओवरहेड्स दोनों एक ही हैं, बस उन्हीं खर्चों को, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऑल द अदर एक्सपेंसेस को ट्रीट करने की 2 टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक ओवरहेड्स में सीखेंगे, दूसरी टेक्निक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सीखेंगे, समझ आया। ओवरहेड्स में जो सीखेंगे वो पुरानी टेक्निक हो गई, और जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सीखोगे वो आज की मॉडर्न टेक्निक है, एक तरह से एज सिंपल एज दैट है, वही, समझ आया। उसके बाद जो आपका ये लास्ट चैप्टर आता है बैच कॉस्टिंग, ये आपका कहीं ना कहीं मैंने अलग से चैप्टर बना दिया है, ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ही पार्ट है वैसे, ठीक है। कुछ एक ना जैसे कॉन्ट्रैक्ट कई चैप्टर्स होते हैं ना जिसमें कुछ क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके के होते हैं, ताकि उन अलग तरीके वाले क्वेश्चंस पे बच्चों का फोकस रहे, उसके लिए मैंने एक अलग चैप्टर बना दिया है। ऑल्दो ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ही है, अलग नहीं है। ये है आपकी पूरी कॉस्टिंग, ठीक है। आइडिया लगा है क्या पढ़ना है। ज्यादातर अगर आप यहां पे आइडिया लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की कॉस्टिंग ही आपको ज्यादातर सीखनी है। सर्विस इंडस्ट्री पे एक चैप्टर है और बाकी इंडस्ट्री पे भी कोई चैप्टर नहीं है। ज्यादातर जो मेन आपका सीए इंटर में फोकस रखा गया है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग पे रखा गया है, समझ आया। तो यहां से अगर कोई आपसे पूछ ले सीए फाइनल में क्या पढ़ पाओगे, वैसे सीए फाइनल में बाकी इंडस्ट्रीज का डिटेल में पढ़ोगे, यहां पे इन एंड आउट आपको मैन्युफैक्चरिंग का सिखा दिया। हाँ, बात का तो बाद में देखेंगे, समझ आया यहां पे। तो अब मैं एक काम करता हूं, ये सारी कहानी जो मैंने बोली ये यही इसलिए बोली थी कि अब मैं शुरू करूंगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम होता कैसे है,
यहां से अब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का एक बेस ले डाउन करना शुरू करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, तभी हमारे कॉन्सेप्ट्स बन पाएंगे यहां पे। ठीक है जी। अच्छा सुनिए, अब यहां पे ना दो सवाल आते हैं, मैं पहले सवाल बोल देता हूं उससे पहले। अच्छा एक बात, ये वाला सिर्फ वीक था जिसमें आपकी रेगुलर क्लास लग गई आज ट्यूसडे और कल वेंसडे, उसके बाद थर्सडे को तो कोई पार्टी वार्टी बता रहे थे राजपाल सर, फिर फ्राइडे को आपकी क्लास होगी। नेक्स्ट वीक से फिर अभी अर्ली बैच में आपकी ऑल्टरनेट डेज क्लासेस ही चलेंगी, ठीक है ना, वो जैसे आपको बताया हुआ था। अच्छा अब यहां पे एक सवाल रेज करता हूं, एक स्टूडेंट का ही सवाल है। अल्टीमेटली एक सवाल ये आ जाता है कि सर कॉस्ट का मतलब खर्चे पता लगाना ही है। अगर कॉस्ट का मतलब खर्चे ही पता लगाना है तो सर खर्चे तो हमारे अकाउंट्स के पी&एल में दिए होते हैं। जो भी चीज अकाउंट्स के पी&एल में डेबिट करते हो अल्टीमेटली खर्चा ही तो होती है वो। समझ आ रहा है आपको ये? इसमें तो कोई क्वेरी नहीं है मेरी क्वेरी की क्वेरी में। अच्छा तो सवाल ये था कि सर अगर खर्चों का ही हिसाब लगाना है वो तो अकाउंट्स का पी&एल बता देता है, जो चीज वहां पे डेबिट होती है वो सारी की सारी खर्चे ही तो होते हैं। तो आपको खर्चे चाहिए अकाउंट्स के पी&एल से उठा लो, उसके लिए पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत थी। अब मैं ना इस सवाल का जवाब दो तरीकों से दूंगा। पहला प्रेजेंटेशन, कि वही डेटा वही पी&एल जो अकाउंटेंट अकाउंट्स में बनाता है, कॉस्ट अकाउंटेंट उसको कॉस्टिंग में कैसे बनाता है। अल्टीमेटली दोनों बनाता चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। समझ आ रहा है आपको ये? तो वही डेटा दो प्रेजेंटेशंस। मान लो कोई कंपनी है वो तीन तरीकों के प्रोडक्ट्स बेचती है, एग्जांपल के लिए एक्स वाई जेड। इसको ऐसे मान लो मार्कर प्रोडक्ट है और तीन तरीकों के मार्कर हो गए, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, इस तरीके से मान लो, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे मैं रख रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटेंट का डेटा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट का डेटा का मतलब अकाउंट्स वाला डेटा। तो मेरे को देखो, मेरे को अकाउंट्स आता नहीं है, बिल्कुल वीक है मेरा अकाउंट्स, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं अकाउंट्स में जो पी&एल बनता है वो प्रोडक्ट वाइज बनता है कि एक्स का अलग पी&एल, वाई का अलग पी&एल, जेड का अलग पी&एल, ये कंबाइंड बनता है पी&एल? अच्छा कंबाइंड बनाते हो आप, ठीक है, सही बोल रहे हो, मजाक कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, फिर कंबाइंड पी&एल मैं अभी आपकी एक चीज और बता दो, आपने पी&एल टी फॉर्म वाला सीख रखा है या वर्टिकल वाला? अभी टी फॉर्म वाला ही सीख रखा है, ठीक है। तो मैं अभी आपकी रेफरेंस के लिए टी फॉर्म वाला ही बना के चलूंगा, ऑल्दो यहां पे आप अब अकाउंट्स में वर्टिकल सीखेंगे, अलग होता है वो। तो मैं अभी आपकी रेफरेंस के लिए जो आपने सीखा हुआ वही बना के चल रहा हूं। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने कहा सर हर प्रोडक्ट का अलग अलग पी&एल नहीं बनता है, कंबाइंड पी&एल बनता है। तो मेरा एक सवाल हो रहा है, क्रेडिट साइड पे सेल लिखते हैं, बाय सेल, तो सेल तो अलग अलग लिखते होंगे, एक्स की अलग, वाई की अलग, जेड की अलग, या सेल भी कंबाइंड करके इकट्ठे लिख देते हैं पूरी कंपनी की सेल? अच्छा वो भी प्रोडक्ट वाइज नहीं लिखते, चलो बहुत बढ़िया बात। एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक्स वाई जेड तीनों की मिलाकर सेल, कुछ एक्स की हुई होगी, कुछ वाई की, कुछ जेड की, मिलाकर मान लो 5 लाख रुपए की सेल हो गई। अच्छा एक बात बताओ, सेल तो आपने बता दिया सर कंबाइंड लिखते हैं, डेबिट साइड पे सारे खर्चे लिखते हैं, ठीक। मैं एक मिनट के लिए ट्रेडिंग और पी&एल अलग अलग नहीं करके, मान लो सारे खर्चों का कंबाइंड मैं यहां पे टू एक्सपेंसेस लिख देता हूं, ठीक है। वो आएंगे वैसे ही, ये मत कह देना अब सर लाइन आइटम्स आती हैं वगैरह वगैरह, वो ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो सर एक्सपेंसेस तो हर प्रोडक्ट के अलग अलग दिखा देते होंगे, या वो भी कंबाइंड करके दिखा देते हैं? अच्छा यार चलो एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो एक्स वाई जी इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए जितने खर्चे आए, मटेरियल वगैरह का, बाकी खर्चे, रेंट का खर्चा, सारे मिला के मान लो 3.5 लाख रुपए के खर्चे आ गए, ठीक। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1.5 लाख का प्रॉफिट आ गया। ये डेटा आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने पी&एल में दे दिया। अल्टीमेटली इसी को वो बढ़ाता जाएगा, एक एक लाइन आइटम को अलग अलग दिखाता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा। समझ आया इतना? लेकिन इसी डेटा को आपका कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे बना के देगा? एग्जैक्टली अलग अलग। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा, वो यहां पे एक्स वाई जेड इन तीनों के अलग अलग कॉलम बना देगा, और जो कंबाइंड सेल थी 5 लाख उसको पहले बताएगा एक्स की कितनी हुई है, वाई से कितनी सेल हुई है और जेड से कितनी सेल हुई है। एग्जाम्पल के लिए एक्स की 2 लाख रुपए की सेल हुई, वाई की भी मान लो 2 लाख रुपए की सेल, और जेड की मान लो 1 लाख रुपए की सेल। आपके मन में यहीं पे एक डाउट आ सकता है, सर ये बांटा कैसे? बेटा उसके लिए तो कॉस्टिंग है, वो तो पूरे सब्जेक्ट में यही तो सीखना है बाद में। अभी तो मैं बेसिक स्टार्टिंग का ले डाउन कर रहा हूं, अलग क्यों है, यही बांटना आपको यहां पे सीखना होगा, ठीक है।
उसके बाद जिस तरीके से ये एक्सपेंसेस थे 3.5 लाख रुपए के तीनों प्रोडक्ट्स के कंबाइंड, इनको भी वो अलग रिप्रेजेंट कर देगा। मान लो यहां पे 1.5 लाख का खर्चा आया, कितना बच गया? 2 लाख का खर्चा और बच गया। तो मान लो यहां पे 1,70,000 का खर्चा आ गया, कितना बच गया? 30,000। अरे एक मिनट, मेरे को लॉस दिखाना है, 1 मिनट। तो यहां पे हम एक काम करते हैं, मैं यहां पे खर्चा दिखा देता हूं 2,20,000, बाकी कितना बच गया? 80 और 50, 1,30, यहां पे 1 लाख दिखा देते हैं, यहां पे 30,000 दिखा देते हैं। ठीक है, बन गया ना 3.5 लाख पूरा। ठीक है, अब यहां पर मैंने तीनों प्रोडक्ट्स के सारे 1 मिनट, 3.5 लाख से ऊपर हो गया ये शायद, नहीं ठीक है। अब मैंने यहां पे जो टोटल खर्चा आया था 3.5 लाख, उसको तीनों प्रोडक्ट्स में बांट दिया। अब यहां से आपके पास प्रॉफिट आएगा, जो एक्स प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000 का लॉस। जो वाई प्रोडक्ट है वहां से प्रॉफिट आएगा 1 लाख, जो जेड प्रोडक्ट है वहां से प्रॉफिट आएगा 70,000। अभी भी अगर आप इन तीनों को कंबाइंड करोगे, पूरी कंपनी का प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख प्लस 70,000, 1,70,000 माइनस 20,000 का लॉस, 1.5 लाख। प्रॉफिट अभी भी आपका वही आ रहा है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट के इस डेटा से अब आप 2 डिसीजंस ले पाओगे। एक्स प्रोडक्ट को या तो बंद कर दो, समझ आया? अगर एक्स प्रोडक्ट ना होता तो पूरी कंपनी का प्रॉफिट कितना आता? 1,70,000। समझ आया आपको ये? तो या तो आप ये डिसीजन ले पाओगे एक्स प्रोडक्ट के रिलेशन में, या तो इस प्रोडक्ट को बंद कर दो, या फिर अगर इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, या तो इसकी सेल बढ़ाओ बिना कॉस्ट को बढ़ाए, या इसकी कॉस्ट घटाओ अगर सेल बढ़ नहीं सकती। समझ आया? दोबारा रिपीट करता हूं, या तो बिना कॉस्ट को बढ़ाए, खर्चा 2,20,000 ही आए, इसको महंगा बेचिए मार्केट में और सेल की कीमत बढ़ाइए ताकि कुछ प्रॉफिट आए। अगर वो नहीं हो सकता तो कॉस्ट घटाइए, खर्चा घटाइए इस प्रोडक्ट का, और अगर आपको लगता है खर्चा भी नहीं घट सकता तो प्रोडक्ट को बंद कर दो। समझ आया आपको? ये क्लियर हुआ? इस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के डेटा से। छोटा सा एक रेफरेंस दिया आपके सामने, समझ आया आप सबको? अच्छा, दूसरा जवाब, मैंने कहा था इसके 2 जवाब बनेंगे यहां पे, दूसरा भी मैं आपको बताता हूं एक बारी। मान लो सवाल क्या रेज कर रखा था मैंने कि सर खर्चों का डेटा तो अकाउंट्स के P&L से भी पता चल जाता है, कॉस्टिंग ऐसा क्या करता है? अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो एकदम कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल वो लॉजिकल है। यहां पे तो मैंने प्रेजेंटेशन की बात कर दी एक तरह से, अब लॉजिक की बात है। एक बात बताना, अकाउंट्स का जो P&L है, आपने अभी तक मेरे को इतना तो बता दिया, आपने अभी तक मेरे को इतना तो बता दिया कि अकाउंट्स का जो P&L होता है वो कंपनी एज अ होल बनता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं बनता। अब अगला सवाल ये है, अकाउंट्स का P&L बनता कब है? ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में? फिर कैसी कैसी बातें करते हो? ईयर के एंड में बनता है, फॉर द ईयर एंडेड लिखते हो आप, और बैलेंस शीट भी ईयर एंड पे बनता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 है, ठीक है। अकाउंट्स का P&L कब बनेगा? इस साल का 31 मार्च 2021 को बनेगा। यहां पर P&L बनेगा और यहां पर P&L में डेबिट साइड पर सारे खर्चों का हिसाब लगेगा, सारे खर्चे यहां पर डेबिट हो जाएंगे, ऐसा ही होगा। अब एक बात बताओ, क्या मेरे पास जो कस्टमर है वो ईयर एंड पर ही आएगा? कस्टमर तो सर पूरा साल आएगा, दिन में कई बार ही आएगा, एक दिन में दुकान पे पता नहीं कितने कस्टमर आते हैं। समझ आया आपको ये? तो मैं एक सिंपल सी रेफरेंस लेके चल रहा हूं। मान लो बीच के किसी दिन 1 मई 2020 को एक कस्टमर आया, ठीक। यहां पे आके कस्टमर मान लो मेरे को बोलता है, सर आप जो प्रोडक्ट बनाते हो ना, मेरे को उसकी 5000 यूनिट्स एग्जांपल के लिए आपसे खरीदनी है, जरा इसका कोट देना, मतलब कितने में बेचोगे 5000 यूनिट्स बताना जरा। समझ आया इतना? अब एक बात बताओ, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कितने की कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की प्लस कितना प्रॉफिट, कम कॉस्ट में मान लो सारे एक्सपेंसेस हैं। यहां पे जब मैंने लिखा कॉस्ट, तो वो जो शर्ट वाला रेफरेंस दिया था, शर्ट की परचेज प्राइस भी है और जो भी स्टाफ के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, शोरूम के खर्चे, वो सारे भी हैं मान लो इसमें, प्लस इसमें मैं अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्कअप जो मैं कमाना चाहता हूं वो ऐड करूंगा। ऐड करके जो भी आएगा ये मेरे प्रोडक्ट की कोटेशन है, इतने में मैं ये प्रोडक्ट बेच दूंगा। अगर कोई मोल भाव करता भी है, नेगोशिएशन मुझसे करेगा भी, तो मैं थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट कम कर लूंगा। अगर मेरा प्रॉफिट बिल्कुल ही खत्म हो गया तो दुकानदार फिर क्या बोलता है, नहीं सर इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है प्राइस कम करने में। एज सिंपल एज दैट। समझ आया आपको? ये इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा,
मतलब सर कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट मार्कअप ऐड करके ही मेरे पास एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आ सकती है। अब हम बात कर रहे थे कि सर खर्चों का डेटा तो अकाउंट्स का P&L बता सकता है। कस्टमर आ गया साल के बीच में, फर्स्ट में 2020 को आके कस्टमर कहता है मेरे को आपके प्रोडक्ट की 5000 यूनिट चाहिए। अब मैं यही बात उस कस्टमर को समझा रहा हूं। मैं कस्टमर को कहता हूं कस्टमर जी देखो, मेरी ना क्लास के बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि खर्चों का डेटा ईयर के एंड में P&L से पता चल जाएगा, इसलिए मैंने कॉस्टिंग सीखी नहीं। तो सर आप एक काम करना, 31 मार्च 2021 को जब ये साल खत्म होगा तो मेरा P&L बनेगा, उस P&L में सारे खर्चे निकल जाएंगे, वहां से मैं इन खर्चों को ऐड करूंगा, मेरे को कॉस्ट पता चल जाएगी, फिर मैं इसमें प्रॉफिट मार्कअप ऐड करूंगा, मेरे को सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। 31 मार्च एक साल बाद आ जाइयो तब प्रोडक्ट ले लियो। कस्टमर क्या बोलेगा? ऐसा कर दुकान को कल ताला लगा ले, घर बैठ जा। बड़ी सिंपल सी बात है। कस्टमर आज प्रोडक्ट लेने आया, भाई आज बताओ उसको प्राइस। बात समझ में आई आपको? ये मेरे कहने का मतलब है अकाउंट्स भी आपको, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि अकाउंट्स खर्चों का डेटा नहीं देता, बिल्कुल देता है, एग्जैक्ट डेटा देता है, सही डेटा देता है, लेकिन सही वक्त पर नहीं देता है। मेरे को यह डेटा ईयर के स्टार्टिंग में चाहिए, मेरे को यहीं पर इस डेटा का एस्टीमेट लगाना है, मेरे को ईयर के स्टार्टिंग में ही एस्टीमेट लगाना है कि आने वाले टाइम में कितना खर्चा हो जाएगा, ताकि मैं आज ही अपनी एक एस्टीमेटेड कॉस्ट, मैं वर्ड एक्चुअल कॉस्ट यूज नहीं कर रहा हूं, एस्टीमेट, क्योंकि ऑब्वियसली ईयर के स्टार्टिंग में हिसाब लगा रहा हूं तो वो एस्टीमेटेड ही होगा। जो काम अकाउंट्स का P&L करता है वही काम कॉस्ट अकाउंटेंट ने ईयर के स्टार्टिंग में करना है। बस अकाउंटेंट एक्चुअल डेटा कॉपी पेस्ट कर देता है, कॉस्ट अकाउंटेंट उसकी फोरकास्टिंग करता है कि सर इतनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी, इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली ये मेरा सेलिंग प्राइस बनता है, इतने में आपको ये प्रोडक्ट बेच देंगे। समझ आया आपको? ये काम वही है, टाइमिंग डिफरेंट है। एक तरह से कॉस्टिंग मोर और लेस आपकी फोरकास्टिंग पे बेस्ड है। समझ आया? ऑब्वियसली फिर फोरकास्टिंग के अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि आपको यहां पे सीखनी होंगी। मेरे को बताओ, बात समझ आई? अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक चैप्टर का नाम लिया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, याद है? और मैंने कहा था अभी बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर में उसके बारे में कुछ बताऊंगा। एक बात बताओ, अगर मैं ईयर के स्टार्टिंग में कुछ हिसाब लगा रहा हूं कि भाई ऐसा हो सकता है, जो ईयर के स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि पूरे साल इतना खर्चा आएगा, और जो ईयर के एंड में एक्चुअल में पता चला कि एक्चुअल में इतना आया, वो जरूरी तो नहीं है कि वो सेम आए। हो सकता है मैंने ईयर के स्टार्टिंग में सोचा हो पूरे साल में 10 लाख का खर्चा आएगा, हो सकता है ईयर के एंड में पता चले एक्चुअल में 10 लाख का ही आया, हो सकता है ज्यादा आ गया, हो सकता है कम आ गया, वो कुछ भी हो सकता है। समझ आया? पहली बात, जो ईयर के स्टार्टिंग में वही अकाउंट्स के डेटा का हम फोरकास्ट लगाते हैं, उस फोरकास्ट को बोलते हैं बजट लगाना, बजट बनाना। एक चैप्टर था बजट, उसमें आपने ये फोरकास्टिंग सीखनी है, उसकी टेक्निक सीखनी है। समझ आया? तो बजट एक तरह से ईयर के स्टार्टिंग में वो एस्टिमेट, कंट्री भी तो बजट बनाती है, ईयर के स्टार्ट होने से पहले ही बनाती है। नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, फरवरी में बजट आ जाता है कि अगले साल कंट्री को कैसे चलाना है। यहां पे हम कंपनी की बात कर रहे हैं, बात तो वही है। समझ आया? दूसरी बात मैंने यहां पे बोली थी, जो मैंने ईयर के स्टार्टिंग में एस्टिमेट लगाया, दैट इज बजट बनाया, और ईयर के एंड में उसी का जो एक्चुअल आया, हो सकता है ये सेम हो सकता है इसमें डिफरेंसेस हो। यही डिफरेंसेस फाइंड आउट करने का काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में सीखेंगे आप, कि जो बजट लगाया था और पूरे साल जो एक्चुअल में काम हुआ है, क्या वो ठीक हुआ है, क्या वो बजट के अकॉर्डिंग हुआ है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, उसी का पूरा हिसाब किताब आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सीखना होगा। मेरे को बताओ, बात समझ आई यहाँ पे? तो मैंने इस सवाल का जवाब कि खर्चों का डेटा तो अकाउंट्स में भी मिल जाता है, वो आपको पता चला। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट, एक तो प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है, दूसरा टाइमिंग्स में बहुत फर्क है, यहाँ पे फोरकास्टिंग है। क्लियर हो गया? समझ आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब मैंने आपके साथ बात करी थी कि सर यहाँ पे मोस्टली कंपनीज की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में बात करनी है, तो ना मैं अब आपको बेसिक सा एक प्रोसीजर बताता हूँ, छोटा सा एक प्रोसीजर, ठीक है? प्रैक्टिकल प्रोसीजर है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का। पहले मेरे को बताओ, यहां तक सारा समझ आया? ऐसा तो नहीं लग रहा, अभी मुश्किल तो नहीं लग रही कुछ, कोई भी चीज बेसिक बेसिक लग रही है सारी? नींद में तो नहीं हो, जिंदा लाशें तो नहीं बनने वाले, पक्की बात है, होश में हो, वो लग रहा है मेरे को। अच्छा चलो अब मैं ना एक काम करता हूं, अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं एक कंपनी का। रेनबो डेनिम लिमिटेड एक कंपनी है, RDL, पूरी फुल फॉर्म रेनबो डेनिम लिमिटेड। कंपनी का काम क्या है? ये कंपनी मैंने CA बनने के बाद इसका ऑडिट मिला था, तब मैंने देखा था इस कंपनी में। ये कंपनी कपड़ा मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है?
कंपनी का काम किस तरीके का है कि जैसे बड़े बड़े कुछ ब्रांड्स हैं, लिवाइस, इसी तरीके से डीजल वगैरह, इस तरीके के और बड़े सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ इनका टाई अप है। वो ब्रांड्स वाले जैसे लिवाइस ने इनको कह दिया कि भाई ये हमारी कपड़े की स्पेसिफिकेशन है, ऐसा जीन्स का कपड़ा होना चाहिए, ऐसी मेजरमेंट होनी चाहिए, स्मॉल मीडियम लार्जर साइज की जीन्स जो होंगी। हमने आपको अपनी स्पेसिफिकेशन बता दी। किसने? लिवाइस ने आरडीएल को। आरडीएल उन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कपड़ा मैन्युफैक्चर करता था, स्टिच करता था उनकी जीन्स, बस उसके बाद लिवाइस तो उस पर अपना लोगो लगाते थे और बेचते थे भारत में और भारत के बाहर जहां पे भी उनके आउटलेट्स होते थे। समझ आया आपको? ये मतलब वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ही होता था। आई होप आपको बात क्लियर हो रही है। एक तो ये काम था इस कंपनी का। दूसरा, ये कंपनी जिलेटिन मैन्युफैक्चर करती थी। जिलेटिन पता है क्या होता है? क्या होता है? जिलेटिन होता है टूथपेस्ट में डलता है, योगर्ट्स में डलता है, कर्ड में कई उसकी कर्ड्स आती हैं उसमें डलता है। हर कर्ड में नहीं डलता, कहीं कल से चेक करना शुरू कर दो, ठीक है? कुछ पर्टिकुलर वो स्वीटनर वाली जो कर्ड्स होती हैं कुछ उसमें डलता है। इस तरीके के प्रोडक्ट, जेली में डलता है, च्युइंगम्स में डलता है जिलेटिन। लेकिन अब मैं बताऊंगा तो आपका थोड़ा मूड खराब हो जाएगा, बनता कैसे है ये। एनिमल्स की बोन्स और फ्लैश, उसको मिक्सचर तैयार किया जाता है उससे मशीन्स में और उससे बनता है ये। तभी आप नोटिस करना कुछ मार्केट में योगर्ट्स वगैरह मिलती हैं, उसके ऊपर रेड मार्क लगा होता है। जिसके ऊपर भी रेड मार्क लगा हुआ है मतलब उसमें जिलेटिन डला हुआ है, ठीक है? वो इसीलिए उस पर सच योगर्ट स्वीटनर कर्ड ही तो है, उसमें रेड मार्क लगाने का मतलब क्या है? वो इसीलिए लगाते हैं, ठीक है? वैसे तो कच 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 जो भी बच्चा यहाँ पे कर रहा था, जो तुम घर में चीनी खाते हो, अगर मार्केट से लेके आते हो ब्रांड की, लोकल चीनी लेते हो अलग बात है। अगर आप ब्रांड की कोई चीनी लाते हो, चीनी में जो बिल्कुल सफेद चीनी होती है वो इतनी वाइट कैसे बन पाती है? जो एक्चुअली में जब शुगर मिल में कभी देखना, अगर आपको मौका लगे ऑडिट करने का, जो एक्चुअली में जो शुगर निकलती है ना मैन्युफैक्चर होके, जो जेन्युइन शुगर होती है, घर में कई बार आपने यूज करी होगी, बड़े लोग यूज करते हैं, वो धागे वाली जो मिश्री होती है वो होती है जेन्युइन शुगर। और जो ये छोटे छोटे दाना वाले शुगर लाते हैं मार्केट से, पूरी व्हाइट व्हाइट कलर की, बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी लगती है, हाँ बड़े लोग हैं, उस शुगर को जानवरों की हड्डियों के बीच में से मशीनों में निकाला जाता है, उससे वो कलर चढ़ता है उस पर, ठीक है? सुनो अब मेरी बात, बिल्कुल सही बात है। सुनो सुनो सुनो, वेजिटेरियन वाली बात उस एंगल से तो मैं बात ही नहीं कर रहा था। देखो ऐसा है, ऑल्दो ये डायलॉग मेरे मुंह से पापा के सामने निकल गया था अपने, बाद में सोच रहा था इनके सामने नहीं बोलना चाहिए था। अब मैं जैन हूँ तो हम तो थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है, पापा थोड़े बिल्कुल ही समझ गए ना तुम, थोड़ा प्रॉपर मानने वाले इस तरीके वाले, तो ना वो इस तरीके से एक डायलॉग मारते थे, हमने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया इन चीज़ों को, हमने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया इन चीज़ों को। तो अब कोरोना आया, अब सैनिटाइजर तो हर बंद लगाना ही है, और उसमें डला ही सबसे ज़्यादा क्या है? एल्कोहल। मैंने कहा पापा आप बोलना एक बार हाथ नहीं लगाया कभी, सारा टाइम तो हाथ लगाया इस पे। एनीवे चलो सुनो मेरी बात। अब मैं इस कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? और ये मत समझना कि एक कंपनी स्पेसिफिक ये प्रोसीजर हो गया मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बाद में मैंने नोटिस किया मारुति का ऑडिट मिला तो मारुति में भी यही प्रोसीजर लग रहा है। कहने का मतलब है ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का प्रोसीजर, ठीक है ना? अब ना इस कंपनी में एक सेल डिपार्टमेंट था, इस कंपनी में एक सेल डिपार्टमेंट था। अब जो सेल डिपार्टमेंट के लोग हैं, कंपनीज में ना होता क्या है, हर एक काम के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ताकि मिक्स ना हो जाए काम। एक सेल डिपार्टमेंट बना दिया, उसमें सिर्फ सेल के लोग बैठेंगे जिनका काम होगा प्रोडक्ट को की एडवर्टीजमेंट करना, मार्केट करना, टीवी में ऐड चलवाना वगैरह वगैरह, प्रोडक्ट को बिकवाना। एक डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिनका काम सिर्फ ये होगा मशीनें पड़ी हुई हैं प्रोडक्ट बनाते जाओ। समझ आया? इस तरीके से हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे होते हैं। तो एक डिपार्टमेंट था सेल डिपार्टमेंट। अब जो सेल डिपार्टमेंट था वो एक्चुअली में मार्केट में कस्टमर से जुड़ा हुआ है, उसको मालूम है क्योंकि वो सेल डिपार्टमेंट का आदमी है, उसको पता है कस्टमर की क्या डिमांड है, कैसा प्रोडक्ट चाहता है, कितना चाहता है। तो सेल डिपार्टमेंट ने मार्केट का एनालिसिस करके हिसाब लगाया कि भाई इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है क्लोथ, अब मैं ना मीटर वगैरह में नहीं लिख रहा हूं, सिंपल रेफरेंस देने के लिए अपना यूनिट्स में लिखूंगा जो भी लिखूंगा, ठीक है ना? इसी तरीके से ना इस कंपनी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी था, ठीक है ना? सेल डिपार्टमेंट ने हिसाब लगाया कि मार्केट में ना
1,00,000 यूनिट्स की डिमांड आने वाली है हमारे प्रोडक्ट की, मतलब 1,00,000 मीटर के कपड़े की डिमांड आने वाली है। सेल डिपार्टमेंट का काम क्या है? मार्केट का एनालिसिस करना, कस्टमर कितना चाहता है उसको बना बना के देते जाओ, वो तो मार्केट में बेचता जाएगा, बस वो एक तरह से सेलमैन का काम करेगा। तो सेल डिपार्टमेंट ने यही एनालिसिस, ऐसे ही एक और डिपार्टमेंट था इस कंपनी में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका काम सिर्फ ये था, मशीनें पड़ी हुई थी कि इसको सामान देते जाओ, ये माल बनाता जाएगा। एक तो सामान दे दो और दूसरा इसको बता दो कि भाई कितना बनाना है, ये बना के रख देगा उसको, ठीक है ना। तो सेल डिपार्टमेंट ने यही बात प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दी कि भैया मार्केट में 1,00,000 यूनिट चाहिए, तो बनाना शुरू कर दे। समझ आया? अब मैं आपसे पूछता हूं, वैसे आपने अभी जवाब दे ही दिया, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो भैया रॉ मटेरियल चाहिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा मेरा काम है बनाना, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, जितना तुम बनाओगे उतना बना के और जैसा बोलोगे मैं तुमको दे दूंगा। रॉ मटेरियल लाना, परचेज करना, मेंटेन करना, वो मेरा काम नहीं है। समझ आया? तो पहली चीज की जरूरत है रॉ मटेरियल की। और एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, एक यूनिट को बनाने के लिए मान लो 10 रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, समझ, एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। एक यूनिट बनाने के लिए 10 रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो काम समझ में आ गया हमें क्या होता है, बस प्रोडक्ट बनाना। इसी तरीके से एक और डिपार्टमेंट होता है कंपनीज में, स्टोर डिपार्टमेंट, गोडाउन बोल लो, कुछ भी बोलो, वेयरहाउस बोल लो। ऑल्दो गोडाउन या वेयरहाउस के वर्ड्स ना उसके लिए यूज हो जाते हैं जहां पे फिनिश प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है, बना बना के। स्टोर यूज किया जाता है टेक्निकली जहां पे रॉ मटेरियल को स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इस कंपनी में एक स्टोर डिपार्टमेंट भी था जिसमें सारा रॉ मटेरियल पड़ा होता था। लेकिन स्टोर डिपार्टमेंट का भी काम सुनिए, स्टोर डिपार्टमेंट का काम इतना है, स्टोर डिपार्टमेंट वालों को खरीद खरीद के रॉ मटेरियल देते जाओ। ये तो एक तो उसको मेंटेन कर लेंगे कि खराब ना हो जाए, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब मांगेगा, जितना मांगेगा और जिस क्वालिटी वाला मांगेगा, अगर होगा इनके स्टोर में, इसको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब रॉ मटेरियल को खरीदना स्टोर डिपार्टमेंट का काम नहीं है। समझ आया? रॉ मटेरियल को मार्केट से खरीदने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट था, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का काम था बस रॉ मटेरियल को सही रेट पर मार्केट से खरीदना, खरीद के दे दो स्टोर को, वो मेंटेन कर लेगा। समझ आया आपको ये? तो अब सेल डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा कि भैया मार्केट में 1,00,000 यूनिट्स की डिमांड आने वाली है, बनाना शुरू कर दे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने हिसाब लगाया कि एक यूनिट बनाने के लिए इसको ना मैं 10 रुपए रख दे, या 1 मिनट मैं इसको ऐसे कर देता हूं, एक यूनिट बनाने के लिए 10 किलो का रॉ मटेरियल चाहिए एग्जांपल के लिए, और यहां पे 1 kg मान लो 1 रुपए का है। मैंने थोड़ा सा स्लाइड डेटा चेंज किया, यहां पे एक यूनिट दिख रहा है सबको, एक यूनिट बनाने के लिए मान लो 10 किलो का रॉ मटेरियल चाहिए। सेल डिपार्टमेंट कितनी यूनिट्स बनाने को बोल रहा है? 1,00,000 यूनिट्स। तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 10 लाख किलो का रॉ मटेरियल चाहिए। और 1 किलो कितने का है? 1 रुपए का। तो कितने रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए? 10 लाख का। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सोचा यार 1,00,000 यूनिट्स बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए उसका हिसाब इसने लगा लिया, कितना? 10 लाख किलो। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भागता हुआ स्टोर डिपार्टमेंट के पास गया, क्योंकि रॉ मटेरियल तो स्टोर डिपार्टमेंट से ही मिलेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर डिपार्टमेंट को यही कहानी सुनाई कि भाई सेल डिपार्टमेंट ने मेरे को 1,00,000 यूनिट्स बनाने को बोला है, जिसके लिए मेरे को 10 लाख किलो के रॉ मटेरियल की जरूरत है, तुम प्रोवाइड कर दो। अगर स्टोर डिपार्टमेंट के पास ये रॉ मटेरियल होगा तो ये इसको प्रोवाइड कर देगा। अगर स्टोर डिपार्टमेंट के पास ये रॉ मटेरियल नहीं है तो स्टोर डिपार्टमेंट मना कर देगा कि भाई मेरे पास तो नहीं है। मान के चलो, क्योंकि मेरे को पूरा प्रोसीजर आपको समझाना है, मान के चलो स्टोर डिपार्टमेंट के पास ये मटेरियल खत्म हुआ पड़ा है, ऐसा हो सकता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट मना कर दिया कि भाई हमारे पास तो है नहीं है रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा यार फिर मैं अब क्या करूं, सेल डिपार्टमेंट को मना कर दूं, ऐसे तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। स्टोर डिपार्टमेंट ने कहा तू चिंता मत करना, अब मैं तेरे साथ चलता हूं। परचेज डिपार्टमेंट चलते हैं, दोनों भागे भागे गए परचेज डिपार्टमेंट को बोला, परचेज डिपार्टमेंट जी 1,00,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है, जिसके लिए 10 लाख किलो का रॉ मटेरियल चाहिए, इस नालायक के पास खत्म हो चुका है, तुम खरीद दो मार्केट से। समझ आया? अब जिस क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा, जितना बताएगा उतना रॉ मटेरियल उस क्वालिटी का परचेज डिपार्टमेंट मार्केट से खरीद देगा। ठीक है? अब परचेज डिपार्टमेंट मार्केट में जब रॉ मटेरियल खरीदने जाएगा तो भी ये नहीं है मुंह उठाया, चल दिया, दुकान पर ऑर्डर दिया और ले आया। इसका भी एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर आपने थोड़ा बहुत मार्केट्स के चैप्टर में सीखा हुआ है, जिसमें मैं थोड़ी सी याद आपको दिलाता हूं। आपने जिसमें मैंने कहानी सुनाई हुई है आपको, मम्मी मार्केट में गई सब्जी खरीदने वगैरह वगैरह। अब यहां पे एक्चुअली में होता क्या है,
सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट मार्केट में एक टेंडर निकालता है। टेंडर का मतलब क्या होता है? पहली बार टेंडर कौन निकालता है? मान लो मैं हूं फैक्ट्री, मेरे को मटेरियल खरीदना है, आप हो वेंडर जो मटेरियल बेचोगे, तो टेंडर कौन निकालेगा? मैं। जिसकी जरूरत है रॉ मटेरियल की, टेंडर वो निकालता है, ठीक है ना। तो टेंडर में मैं बस इतनी बात लिखूंगा कि मेरे को इस क्वालिटी का, इतनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, बताओ आप में से कौन कौन मुझे ये रॉ मटेरियल कितने कितने रुपए का कब कब प्रोवाइड कर सकता है। ये होता है टेंडर बस, ठीक है। मैंने एक तरह से टेंडर डॉक्यूमेंट में अपनी इच्छा व्यक्त की है, मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए। अब उस टेंडर का आप जवाब दोगे, ठीक है। मान लो आप सब वेंडर्स हो, आप जब जवाब दोगे, आपके जवाब को क्या बोला जाएगा? कोटेशंस। आपने मेरे पास कोटेशंस भेजी, कोटेशंस में बड़ी सारी चीजें होती हैं, इन कोटेशंस को फिर कंपेयर किया जाता है, जिस वेंडर की कोटेशन बेस्ट होती है उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। अब कोटेशंस में बड़ी सारी, मैंने बोला, चीजें होती हैं, मैंने उसके बाद ज्यादा डिटेल में बात करी नहीं, अब करता हूं। कंपैरिजन जो होता है ना कोटेशंस का, वो बड़े सारे पैरामीटर्स पे होता है। जिन पैरामीटर्स पे इसका बिल्कुल जिन पैरामीटर्स पे इसका कंपैरिजन होता है, मतलब वो चीजें कोटेशंस में होनी ही चाहिए। पहले मेरे को बताओ, यहां तक सारा समझ आ रहा है? नींद में तो नहीं हो? क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली, मैं यहां पे तभी डिस्क्लेमर दे दूं, 5 मिनट रह गए हैं, ऑल्दो पर प्रोसीजर एक बार मैं पूरा करूंगा, बीच में 10 मिनट का टाइम चाहिए पूरा, ठीक है। तो नींद में तो नहीं हो, लुढ़कने तो नहीं वाले? चलो सुनो फिर। अब कोटेशंस को कंपेयर बड़े सारे पैरामीटर्स पे, किन पैरामीटर्स पे किया जाता है? देखो, कई इंडस्ट्रीज तो ये होती हैं, उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता, उनको लगता है भैया सस्ता मिलना चाहिए, तो मतलब प्राइस तो होगा ही होगा इसमें, तो वो प्राइस के हिसाब से कंपेयर करके ऑर्डर दे देते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं, वो कहती है यार प्राइस थोड़ा बहुत अप चलेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा होगा तो प्रोडक्ट भी महंगा बनेगा। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम मार्केट में अपना सुपीरियर प्रोडक्ट बना के बेच देंगे, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रॉ मटेरियल ही बढ़िया क्वालिटी का होगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा, तो वो फिर क्वालिटी के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करते हैं। और कुछ कंपनीज होती हैं वो ये दोनों ही नहीं देखती। मान लो मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए अगले 5 दिन के अंदर अंदर, मेरे पास आगे कहीं से, मैं एक फैक्ट्री हूं, मेरे पास आगे किसी कस्टमर से ऑर्डर आया हुआ है कि फाइनल प्रोडक्ट बना के दो, ठीक है। तो मेरे को 5 दिन के अंदर अंदर मान लो रॉ मटेरियल चाहिए। अब मैं आगे जब टेंडर निकालता हूं, मान लो किसी ने कोटेशन भेजी, मान लो इन्होंने कोटेशन भेजी, इनका प्राइस भी बेस्ट लगा, जो क्वालिटी ये दे रहे हैं रॉ मटेरियल की वो भी बेस्ट है, लेकिन ये कहते हैं मैं तो 20 दिन के अंदर प्रोवाइड कर पाऊंगा, बहुत दूर है इनकी फैक्ट्री, समझ आया? तो मैं इनको ऑर्डर नहीं प्लेस करूंगा। फिर ऐसे में मेरा प्राइम फोकस किस चीज पे होगा? 5 दिन के अंदर अंदर पहले बताओ कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाद में देखेंगे प्राइस और क्वालिटी। समझ आया आपको ये? तो बड़े सारे इन पैरामीटर्स के हिसाब से कंपेयर किया जाता है कोटेशंस को, जो बेस्ट कोटेशन लगती है एज पर योर ऑन रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंगली यू प्लेस द ऑर्डर। अब जो ऑर्डर होता है वो भी रिटन ऑर्डर पास किया जाता है रादर देन अपना ये ओरल ऑर्डर। अब यहां पे एक रेफरेंस जो मैंने आपको फाउंडेशन लेवल पे दी हुई है, पहले तो मैंने जो यहां पे पीओ लिखा है ये है परचेज ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली एक रेफरेंस तो ये आ जाती है कि ऑरली ऑर्डर क्यों प्लेस नहीं किया जाता। आज मान लो मेरे को आपसे, मान लो आप सब वेंडर हैं, आपसे रॉ मटेरियल खरीदना है, और मान लो 5 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदना है। मैंने आपको फोन किया, मान लो तुम्हारा नाम क्या था? आशी। मान लो आशी को फोन किया, आशी 5 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए, तैयार करवा दो। आशी ने कहा हाँ जी ठीक है, फोन काट दिया। 5 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल तैयार करवाना शुरू कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं 5 करोड़ रुपए का अगर रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं तो वो बेच रही हैं, तो 5 करोड़ का रॉ मटेरियल मेरे लिए तैयार करवाने के लिए उनको भी तो बहुत हैवी खर्चा करना पड़ेगा, समझ आया? 5 करोड़ का अगर रॉ मटेरियल की सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट कम से कम 3.5-4 करोड़ तो कम से, इससे ज्यादा ही होगी वैसे, समझ आया? तो इतनी कॉस्ट आई होगी। इन्होंने वो सारी कॉस्ट इंकर करके 4 करोड़ के आसपास की कॉस्ट इंकर करके मेरे लिए पूरा माल तैयार करवा दिया, रॉ मटेरियल। अब 5वें दिन ट्रक में लोड कर रखा था, बस ट्रक फैक्ट्री से निकलने ही वाला था, उन्होंने उससे पहले एक बार मेरे को फोन कर दिया। अब आशी का फोन आया, हाँ सर आपने ऑर्डर दिया था 5 दिन पहले, माल में ट्रक माल में लोडेड है, बस ट्रक चलने वाला है, मैं एक बार कंफर्मेशन ले रही थी। मैंने कहा कौन सा माल, कब ऑर्डर दिया, कौन सा 5 करोड़, मेरे पे 5 रुपए नहीं है। समझ आ गया आपको ये मतलब? अब मैं मुकर गया, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये कहती है ऐसे कैसे, पहले तो गाली दी मेरे को, उसके बाद लड़ी फोन पे, लेकिन मैं मानूंगा ही नहीं फोन पे। ये कहती हैं ठीक है आपने जो एड्रेस लिखवा रखा था हम पहुंच रहे हैं उस एड्रेस पे। मैंने कहा चले जाओ, वहां पे कोई मिलेगा ही नहीं। मतलब समझ, फोन पे तो कुछ ही कह दो। समझ आया आपको ये? इन्होंने कहा ठीक है हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। मैंने कहा जाओ करो। अब ये अगर थाने जाएंगे पुलिस में एफआईआर लिखवाने या कोर्ट जाएंगे, सबसे पहले कोर्ट चलता है एविडेंस पे। इनसे पूछा जाएगा एविडेंस दिखाओ, क्या प्रूफ है। ये अगर वहां पे, क्योंकि यहां पे कई बच्चे बोल भी देते हैं कि सर फोन रिकॉर्डिंग नहीं चल जाएगी अगर ये फोन रिकॉर्ड कर लें।
फोन रिकॉर्डिंग इज नॉट एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वहां पे आप अपनी उसके लिए कर लो रिकॉर्ड, मैं कह दूं हाँ जाओ सुनाओ। समझ आया आपको? ये एविडेंस नहीं होता है, वो चलता ही नहीं है वहां पे। कहने का मतलब है कोर्ट में भी अगर जाएंगी, पुलिस के पास भी जाएंगी, तो वो इनको ही सुना देंगे। क्यों? 5 करोड़ का माल तुमने यूं ही तैयार कर दिया, फोन पे ऑर्डर लेके, बिजनेस ना करो, घर बैठ जाओ। समझ आया आपको? यहां पे अगर मैंने रिटर्न ऑर्डर दिया है, रिटर्न ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, या तो कंपनी के लेटर हेड पे लिख दूं जिस पे कंपनी की सील लगी होगी, वो भी ना करूं तो अपनी कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से, आजकल तो वही काम होता है, कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से इनको कंफर्म कर दूं। इनफैक्ट हम यहां पे जैसे बुक्स प्रिंट करवाते हैं ना, वो आता है, उसकी दुकान यहीं पे पास में है, प्रिंटिंग हाउस उसका, वो आता है, हमें जानता है, हम यहां से उठ के भाग थोड़ा ना जाएंगे। फिर भी जब भी उसको ऑर्डर देना होता है, वो कहता है सर एक बारी बस मेल पे, अपनी पर्सनल से भी नहीं, एक बारी मैंने अपनी पर्सनल मेल से भेज दिया था, कहता नहीं, आप देवालिया की जो ऑफिशियल मेल आईडी है उससे बस नंबर ऑफ बुक्स और नीचे कंफर्म लिख दो, पूरी लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली दैट इज नथिंग एल्स बट परचेज ऑर्डर। समझ आया आपको? तो रिटर्न ऑर्डर। अब अगर मैं कहता हूं कि नहीं लेना माल, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, अब अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ जाएंगे तो इनके पास वो रिटर्न एविडेंस है कि मैंने ऑर्डर दे रखा था। अब जो आप लॉ में एक वर्ड पढ़ते हैं, ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए पेनल्टी लगती है। अब ये उस पेनल्टी की कॉम्पेंसेशन के लिए मेरे को स्यू कर सकती हैं रिटर्न ऑर्डर की वजह से। अच्छा, यहां पे ना कई बच्चे ये सवाल भी पूछ लेते हैं, किसी के घर में अगर कोई ट्रेडर मैन्युफैक्चरर वगैरह हो कि सर मेरे पापा तो या भैया जो भी हैं वो तो फोन पे ही ऑर्डर देते थे, उनका तो काम फोन पे ही चलता है, आप कह रहे हो रिटर्न रिटर्न रिटर्न। बेटा अब इसमें ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाता है। मान लो मैं उमंग के साथ पिछले 10 साल से मान लो डील कर रहा हूं, 10 साल से मेरे को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इसी के गोडाउन से आ रहा है, तो भाई अब एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो चुका है, मैं इन एंड आउट जानता हूं इसका धंधा कहां कहां पे है, कहीं भाग भी जाएगा पकड़ लूंगा, ये मेरे को जानता है कि इनका बिजनेस कहां कहां पे है, कहीं मैं भाग जाऊंगा तो ये मेरे को पकड़ लेगा। बात समझ में आ रही है? जब इतने टाइम की ट्रांजैक्शंस हो जाती है तब फोन पे काम होना शुरू हो जाता है। पहली दूसरी बार कोई नहीं ऑर्डर लेता फोन पे, ना ही कोई ऑर्डर देता है। समझ आया? तो ये स्टार्टिंग में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ऑल्दो इसकी एक जरूरत तो मैंने अभी आपको बता दी, दूसरी जरूरत मैं आपको थोड़ी देर में, ऑल्दो नेक्स्ट क्लास में ही आएगी, ऑडिट में बहुत बड़ी जरूरत होती है इसकी। ठीक है, तो वो समझ आएगा आपको। यहां तक बात समझ आ गई? परचेज ऑर्डर हो गया, मतलब ऑर्डर फाइनल हो गया। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा? मटेरियल रिसीव होगा। अब जब मटेरियल रिसीव होता है ना, तो दो चीजें आती हैं। सुनो सुनो, बस खत्म होने वाला है। अब जब परचेज ऑर्डर वगैरह सब इशू हो गया, कुछ टाइम बाद मटेरियल रिसीव होगा, तो दो चीजें आती हैं फैक्ट्री के गेट पे। एक तो मटेरियल आता है। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे कोई चीज खरीदी है, आप मेरे को वो चीज तो दे ही रहे हो, साथ में और क्या दोगे? बिल, इनवॉइस। क्या कह रहे हो? क्या बोला इसने? कोरोना बताओ। अच्छा रोको, मेरे को मटेरियल भी दोगे और पैसा भी दोगे, ऐसा वेंडर मेरे को बताओ। नालायक। कहने का मतलब आप मेरे को मटेरियल दोगे, साथ के साथ उसका बिल पकड़ाओगे मेरे को, भैया इतनी पेमेंट कर। समझ आया आपको? ये तो मतलब मटेरियल के साथ साथ फैक्ट्री के गेट पर इनवॉइस आ जाएगा। अब कंपनीज क्या करती हैं? मटेरियल की जरूरत किसको थी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो परचेज डिपार्टमेंट जो ये दो चीजें फैक्ट्री के गेट पर रिसीव हुई हैं, उसमें से जो मटेरियल है उसको तो स्टोर से होता हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भिजवा देंगे, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फटाफट अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे। कई कंपनीज स्टोर के थ्रू भिजवाती हैं, कई कंपनीज डायरेक्टली प्रोडक्शन में भेज देती हैं। समझ आया आपको? ये अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास पहली रिक्वायरमेंट जो थी मैन्युफैक्चरिंग की, रॉ मटेरियल, वो आ चुका है। सबको समझ आ गया? 10 लाख किलो का रॉ मटेरियल 1 रुपए पर केजी था, तो अल्टीमेटली कितने रुपए का रॉ मटेरियल? 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल पहली रिक्वायरमेंट आ चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग चालू। उसके बाद क्या चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में? लेबर। मान लो 20 लाख रुपए की लेबर लगेगी, एग्जांपल ले रहा हूं, और उसके बाद बाकी सारे खर्चे OH लिख दिया, ओवरहेड्स का शॉर्ट। ठीक है ना? मान लो 15 लाख का ये खर्चा। टोटल कितना खर्च? मान लो यही खर्चे हैं, ठीक है ना, सारे खर्चे यही मान लो। एक मिनट के लिए, मैं पूरा डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा हूं। ये टोटल कितना बन गया? 45 लाख। मतलब 45 लाख में आपकी 1 लाख यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गई। समझ आया? तो पर यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ी? पर यूनिट की कॉस्ट पड़ी आपको 45। ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट। अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये जो प्रोडक्ट बना है, एक तो ये प्रोडक्ट,
जो 1 लाख यूनिट्स बन गई हैं, ये सारा का सारा फाइनल प्रोडक्ट प्लस ये इंफॉर्मेशन कि पर यूनिट की कॉस्ट 45 आई है। इस इंफॉर्मेशन के साथ ये फाइनल प्रोडक्ट किसको दे देगा? सेल डिपार्टमेंट को दे देगा। सेल डिपार्टमेंट अब मार्केट में देख लेगा ये इंफॉर्मेशन 45 की कॉस्ट पर यूनिट आई है, ये सेल डिपार्टमेंट को इसलिए दिया है, इससे नीचे में मत बेच देना। समझ आया? इससे चाहे 1 रुपए ऊपर में बेचना, ऊपर बेचना, इससे नीचे में बेच दिया तो कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाएगी, फिर लॉस हो जाएगा। समझ आया? अब सेल डिपार्टमेंट को लगेगा मार्केट में 50 रुपए का ये प्रोडक्ट बिक जाएगा, ये 50 रुपए का बेच देगा। इसको लगेगा ये तो 100 रुपए का भी बिक सकता है, ये उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मार्कअप पे ये प्रोडक्ट मार्केट में बेच देगा। एज सिंपल एज दैट। समझ आया आपको ये? अच्छा, मटेरियल का तो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि मटेरियल की तो राउटिंग क्या हुई, प्रोडक्शन हो गई चालू। इस इनवॉइस का क्या होगा? परचेज डिपार्टमेंट इस इनवॉइस को एक और डिपार्टमेंट होता है वहां भेजेगा, उस डिपार्टमेंट का नाम होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट इस इनवॉइस को, मटेरियल को प्रोडक्शन भिजवा दिया, इनवॉइस को परचेज अकाउंट्स डिपार्टमेंट भिजवा देगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहां पे इस इनवॉइस के बेसिस पे 2 काम करेगा। पहला काम, इनवॉइस की पेमेंट को रिलीज करना। मैंने मान लो आपसे रॉ मटेरियल खरीदा, आपने मेरे को बिल दिया, अब मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस बिल के तहत आपकी पेमेंट आपको रिलीज करेगा वाया चेक और कैश और व्हाटएवर। समझ आया आपको ये? दूसरा काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहां पे करेगा जो आप 11वीं से सीखते आए हो, परचेजेस और कैश और बैंक, सॉरी, परचेजेस डेबिट टू कैश और बैंक अगर अभी पेमेंट रिलीज नहीं करी है, और क्रेडिटर्स। समझ आएगा? मैं इस बात से सिर्फ आपको यह भी एक बात बताना चाह रहा था कि पहले देख लो कितना सारा काम हुआ है। सेल डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर के पास गया, स्टोर वाला परचेज पे गया, परचेज वाले ने मटेरियल परचेज किया। दुनिया जहां का पहले सारा काम हुआ है, तब जाके एंड में अकाउंट्स का काम आया है जो आपने अभी तक सीखा है। उससे पहले बहुत काम हुआ है। समझ आया आपको? ये एक प्रोसीजर समझ आ रहा है? दूसरी चीज, बस 2 मिनट का और रह गया, जो ये सेल्स डिपार्टमेंट है, एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्ट बेचता है बिल वो देता है और उसको उसके बिल के अंडर पेमेंट मिलती है। जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा था तो मेरे को बिल मिला था। जब मैं यहां पे, मेरा सेल डिपार्टमेंट जब प्रोडक्ट बेचेगा मार्केट में तो ये बिल इशू करेंगे, बिल देंगे। समझ आया? तो यहां पे मेरे सेल डिपार्टमेंट ने जब भी आगे प्रोडक्ट बेचा, साथ के साथ कस्टमर्स को उसका इनवॉइस दिया। यहां पे इनवॉइस इशूड है। इस इनवॉइस की ज्यादा कॉपीज कोई कंपनी बना रहा हो तो अलग बात है, 3 तो बनानी ही पड़ती हैं। इसकी एक कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो तो कस्टमर के पास चली जाती है, ठीक है। इसकी जो दूसरी कॉपी, जिसको डुप्लीकेट कॉपी बोलते हैं, वो सेल डिपार्टमेंट अपने पास रखता है अपने रेफरेंस के लिए कि मैंने कितनी सेल करी है। और जो इसकी ट्रिप्लीकेट कॉपी होती है, बिल्कुल सही, वो भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भेजी जाती है और इसके बेसिस पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंट्री पास करता है कैश और बैंक, और अगर पैसा नहीं मिला है, और डेटर टू सेल, जितने की भी ये सेल हुई होती है। ये काम होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। मेरे को बताओ, प्रोसीजर समझ आया? सभी को क्लियर है? अब आखिरी एक बात, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के काम को छोड़ के जो ये सारा डिस्कस किया है, ये सारा कॉस्टिंग है। समझ आया? यही सारा आपको पूरे कॉस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का सीखना है। मैंने शुरुआत वहीं से करी थी, बेस मैन्युफैक्चरिंग का ये है बेस। पहले ये तो पता चले क्या है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, क्या यही सीखना है। अब यही आपको मटेरियल कैसे आएगा, कहां से आएगा, परचेज डिपार्टमेंट का कैसे काम होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कैसे काम होगा, सेल डिपार्टमेंट का कैसे काम होगा, सबके काम को कंबाइंड करके यहां पे तो मैंने आपको, जब, क्योंकि मैंने कहा ना मैं ज्यादा डिटेल में भी जाना नहीं चाह रहा हूं, बेसिक प्रोसीजर बताना चाह रहा हूं, मैंने यहां पे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चों का हिसाब लगा लिया कि रॉ मटेरियल इतना आया, लेबर इतनी लगी, बाकी खर्चे इतने आए। भाई जो एम्प्लॉइज स्टोर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका भी तो खर्चा हुआ है, वो खर्चा भी तो वहां पे ऐड करना पड़ेगा। वो सारी चीजें कि सारे डिपार्टमेंट के खर्चे कंबाइंड करके कैसे कॉस्ट निकालनी है, वो काम आपको यहां पे सीखना होगा। समझ आ गया? बस इससे निकलता हुआ एक आखिरी क्रक्स, मैं बस आपसे एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं क्लास। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम यहां से थोड़ा सा समझ आ गया?
अच्छा, ये जर्नल एंट्री पास होती है, यहां से फिर आगे सारा अकाउंट्स का काम चालू हो जाता है। जर्नल एंट्री पास हो गई, फिर आप इसी की लेजर में पोस्टिंग कर देते हो, इसी से ट्रायल बैलेंस बना देते हो, P&L बैलेंस शीट आपकी बन जाती है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, एक कंपनी की हायरार्की में सबसे ऊपर कौन आता होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट? क्योंकि पहले काम उसका हो चुका है, मतलब कंपनीज में हायरार्की बनती है कॉस्ट अकाउंटेंट, उसके बाद आता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट। समझ आया सबको? ये आखिरी बात, बस एक बात मैंने अभी, क्योंकि ये बात बीच में नहीं छोड़ सकता मैंने अभी आपको हायरार्की बता दी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम आखिरी में आता है, उससे पहले वो सारा काम हुआ है जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर आता है। लेकिन एक बात बताओ, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कोई भी काम कैसे कर लेगा? सबसे पहले धंधा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आप सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ही नहीं बना पाओगे जब तक पैसा नहीं आएगा फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले भी कौन आता है? फाइनेंशियल मैनेजर। ध्यान देना, यहां पे अकाउंटेंट लिखा है, यहां पे मैनेजर लिखा है। समझ आया? सबसे ऊपर आता है फाइनेंशियल मैनेजर, जिसका काम होता है पैसा कहां से आएगा एक कंपनी में, इक्विटी से उठाऊं, प्रेफरेंस शेयर इशू करूं, डेट से उठाऊं, डिबेंचर रेज करूं, बॉन्ड रेज करूं, क्या करूं, पैसा कहां से आएगा और कहां पे किस किस मशीन में कौन से डिपार्टमेंट में पैसा कितना कितना लगाना है, पहले वो सेटअप होगा। फिर कॉस्ट अकाउंटेंट उसका यूज करके काम करेगा। आखिरी में आएंगे हमारे अकाउंटेंट साहब जो एंट्री पास करेंगे। समझ आया? ये जो लोग होते हैं, ये होते हैं कंपनी के VPs, CFOs। आगे की बात, क्योंकि अब आप, मेरे को लग रहा है इसके आगे सुनोगे नहीं, इसके बारे में ही आगे बात करनी है, ये खत्म नहीं हुआ है अभी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।